ऑल्टरनेटिंग करंट, एक और ऐसा लेक्चर जो कि यार बच्चों को बहुत टफ लगता है समझने में। इसके पीछे के दो कारण है। पहला रीजन ये कि उन्होंने शायद ऑर्डर ठीक से नहीं फॉलो किया होता क्लास 12th का, यानी कि पहले ईएमआई पढ़ना होता है, ईएमआई जहां एंड होता है वहीं से एसी स्टार्ट होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को अच्छे से समझना चाहते हो तो ईएमआई जो कि चैप्टर नंबर 6 है, इससे जस्ट पहले आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वो पढ़ना जरूरी है। तो ये चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 12th ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको कहते हैं। दूसरा कारण इसको मुश्किल लगने का ये है कि 11th क्लास के अंदर एसएचएम नाम का एक टॉपिक आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस नाम है उस चैप्टर का। उसके बेसिक्स आप लोग को पता होने चाहिए। उसके बेसिक्स इस चैप्टर में है ही नहीं। यहां पर सीधा कहानी स्टार्ट होती है एक साइनोसॉइडल वेव के साथ, जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को रचते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, ये साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में आती है। अब ये साइनोसॉइडल वर्ड क्या होता है? देखो, साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन वेव के अंदर वेरी करना। और यही बात मैंने आप लोग को बताई थी जब हमने ईएमआई चैप्टर पढ़ा था, यानी इसका पिछला चैप्टर जो था उसके एंड में, जहां पर हमने खत्म की थी बात कि भाई कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर होता है, एसी जनरेटर बोलते हैं जिसको, वो जब बिजली बनाता है तो वो बिजली कुछ ऐसी दिखती है, वो ईएमएफ कुछ ऐसी इंड्यूस होती है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें अच्छा याद हो तो मैं लिख भी देता हूं एनवीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ कुछ? जो बच्चे पढ़ के आए हैं वही आंसर कर पाएंगे इस बात को, है ना। तो इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। ये पीक ईएमएफ है, ई नॉट, ये पीक ईएमएफ कहलाती है ना। ई नॉट, इसको ई नॉट लिखते हैं, तो यहां पर ई नॉट से रिप्लेस कर रखा है, एनबीए ओमेगा को ई नॉट से रिप्लेस किया हुआ, बाकी साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप ईएमएफ को आर यानी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो एक करंट बन जाएगा। तो देखो, ईएमएफ को आर से डिवाइड किया, उसी आर से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये ई बाय आर क्या बन गया? आई बन गया। और ई नॉट बाय आर क्या बन गया? आई नॉट बन गया, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि भाई आई नॉट क्या होता है, तो आप बोलोगे यार ये होता है ई नॉट डिवाइड बाय आर, यानी एन बी ए ओमेगा बाय आर, कुछ ऐसे लिखा जाता है आई नॉट को, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सारी कहानी लास्ट चैप्टर के अंदर बताई जाती है, लास्ट चैप्टर के एकदम एंड में, ईएमआई नाम के चैप्टर के एकदम एंड में यहीं तक की सारी बातें बताई जाती हैं, सही है ना। और फिर यह भी बताया जाता है कि यार देखो, चाहे ईएमएफ हो और चाहे करंट हो, करंट टाइम के साथ और ईएमएफ भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करेगी, यानी ऐसे वेरी करेगी, साइन वेव के फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे। सिमिलरली ऐसे ही करंट भी वेरी करेगा। इसको बोलते हैं बेटा साइन वेव, यानी एक बार करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, एक बार करंट की डायरेक्शन नेगेटिव। ईएमएफ के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, एक बार ईएमएफ पॉजिटिव जा रही है, एक बार ईएमएफ नेगेटिव जा रही है। जो हाइयर पोटेंशियल था वो लोअर पोटेंशियल बन जाता है, जो लोअर होता है वो हाइयर बन जाता है। ये हाई लो हाई लो हाई लो उल्टे उल्टे होते रहते हैं। इंडिया के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके पलटने की, ऑल्टरनेटिंग करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप ये बोलोगे इट इज 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। ये हमारे इंडिया में है, ये हमारे देश में है। यूएसए की बात अगर हम करें, अमेरिका की बात अगर करें, अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता है भाई मेरे पास वोल्टेज तो कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है। फर्क कुछ नहीं पड़ता इस चीज से, अप्लायंसेज ही वैसे डिजाइन हो जाएंगे। तो अमेरिका के जो अप्लायंसेज है जो वहां पे यूज होते हैं वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पर काम करने वाले हैं। हमारे यहां जो अप्लायंसेज बनेंगे वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम करने वाले होंगे, ठीक है ना। अब ये जो वोल्टेज लिखी हुई है 220 वोल्ट, सवाल आता है क्या ये पीक वोल्टेज है? क्या ये पीक ईएमएफ है? क्या आंसर है नहीं, ये पीक ईएमएफ नहीं होती। सर ये कौन सी ईएमएफ होती है फिर? सर ये कौन सी वोल्टेज होती है? इसको बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज। सर ये आरएमएस क्या होता है? देखो यार, असल में क्या है, आपको यहां पर 3 प्रकार की ईएमएफ पढ़नी होती है और 3 ही प्रकार के करंट पढ़ने होते हैं। सर इस चैप्टर के अंदर इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है अभी तो देखते जाओ भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी डेरिवेशंस करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। जितनी भी डेरिवेशंस होंगी, मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, यानी वो एक क्वेश्चन करने से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर जैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिन बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है ना, यह आपका मिथ है। सच बोल रहा हूं, यह मिथ है। यह चैप्टर मुश्किल नहीं है, यह चैप्टर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है पेपर में। मैं 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्लास 12th बोर्ड के अंदर यह स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। यानी अगर आपको फॉर्मूले याद हैं,
इफ यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, और आपको पता है कि वो फॉर्मूले क्या कहते हैं। जैसे यहां पर कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, बहुत सारे, अभी देखते देखते जाएंगे हम डिराइव भी करेंगे बहुत सारे फॉर्मूलों को, बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको सीधा भी दूंगा। ये सारे फॉर्मूले भाई अगर आपको लर्न है ना, तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधे सीधे वैल्यू डलती है न्यूमेरिकल में, सीधी सीधी वैल्यू डलती है। और कोई जेई लेवल का सवाल कर रहा हो, एडवांस लेवल का सवाल कर रहा हो, तो फिर बात अलग है, फिर इसका लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाता है। फिर इसमें 11th के कॉन्सेप्ट्स भी लगने चालू हो जाते हैं, इसमें फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगते हैं, वो छोड़ दो। मैं सिर्फ 12th बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूं। 12वीं बोर्ड के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये फील करोगे कि जब आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे तो बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी होती है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसी चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट तक जो मैंने आपको दिया है ना, ये सब कुछ पुरानी बातें और थोड़ी सी गाइडेंस दी है मैंने आपको कि इस चैप्टर में आपने कैसे एक्सेल करना है, इस चैप्टर को आपने कैसे टैकल करना है। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, यकीन मानो यकीन मानो यकीन मानो मेरी बात का। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, बस फॉर्मूले याद होंगे, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, सच बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी डेरिवेशंस मैं सारी करवाऊंगा, A to Z जितनी भी है सब करवाऊंगा। शुरू करें चैप्टर को, आइए फिर। ये तो पुरानी बातें थी, अब नई बातें कर लेते हैं। एक बार पढ़ लो इसको। कह रहा है जब एक कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एसी जनरेटर की बात कर रहा है, तो एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होती है जो कि इस रिलेशन से दी जाती है, और ईएमएफ टाइम के साथ ऐसे साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। साइन वेव है ना, ये साइन वेव। ठीक है, कह रहा देन बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर हो गया, वही V बाय आर कर दिया, इससे करंट भी निकल करके आ गया। इसको ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC कहते हैं। ठीक है, कह रहा दस द करंट इन द सर्किट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम एंड इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर आपका कि AC को AC कहते क्यों है, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ बेटा ये ऐसे 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 क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको हजम करो। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं चीजों में। चलो, सबसे पहली चीज जो बेटा आपको पढ़नी है वो है मीन वैल्यू ऑफ द करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको डेफिनेटली ये एज इट इज छाप करके आनी है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये क्या कहती है थोड़ी देर में समझेंगे। पहले ये समझो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है यार कितना टोटल चार्ज चला गया कितने टोटल टाइम में, याद करो यही था कि नहीं। क्या आई एवरेज यही था कि नहीं जो हमने कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कितने टाइम में, यस और नो, बोल दो भाई फटाफट से बोल दो। क्या यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, यस सर, बिल्कुल यही पढ़ा था। आई एवरेज का मतलब यही होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना। अच्छा, और ऐसे ही मैं आपको याद दिलाऊं, आई इंस्टेंटेनियस याद है क्या होता था? हाँ सर, आई इंस्टेंटेनियस होता था डी क्यू बाय डी टी। ये भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, इस पर सवाल भी करे थे। ठीक है ना, क्लियर। अब लिखा इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन द सर्किट in the same time is sent by a given alternating current in its half time period. It is called I average और I mean. हिंदी में सुनो, अब डेफिनेशन इसकी ऐसे ही दी जाती है भाई, टेक्निकल भाषा है ये, तो ऐसे ही सीखनी पड़ेगी आपको। कह रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ एसी वो होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो होती है कि जितना चार्ज एक डीसी भेज देगा उसके आधे टाइम में जितना चार्ज एक एसी भेज देगा सेम होना चाहिए, वो उसी को बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ये लिखा हुआ देख लो, कह रहा वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज, वो सेम चार्ज भेजे जो एक एसी करंट भेजे आधे टाइम में, हाफ टाइम पीरियड के अंदर। अब सर हाफ टाइम पीरियड की बात क्यों करी गई है, फुल टाइम पीरियड की बात क्यों नहीं करी गई है? फुल टाइम की बात क्यों नहीं करते भाई? फुल टाइम की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां देख जरा, फुल टाइम पीरियड का मतलब बेटा होता है एक टाइम पीरियड पूरा होना, और एक टाइम पीरियड पूरा होने का मतलब होता है 0 से लेकर के हम t सेकंड्स तक जा रहे हैं। बात तो सही है सर, 0 से लेकर के t सेकंड्स तक जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या प्रॉब्लम होती है पता है? 0 से लेकर t सेकंड्स तक जाने का मतलब होता है 1 कंप्लीट साइकिल आपने देख ली, 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, 1 कंप्लीट बोलो बेटा साइकिल ऑफ एसी, है ना, एक कंप्लीट साइकिल एसी की। इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये जो तेरा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर पॉजिटिव भी होगा और उसी साइकिल में वो नेगेटिव भी होगा, हाँ या ना? तब तो एक साइकिल पूरी हुई। अरे 0 से स्टार्ट हुआ, टी टाइम तक पहुंचा, तो बीच में क्या है, बीच में t/2 है ना। तो आप अगर पूरे ही टाइम के लिए लोगे तो यार कुछ चार्ज आगे भी धक्का गया है
और वही कुछ चार्ज फिर पीछे भी आ गया है, तो फिर नेट चार्ज क्या रहा? कुछ नहीं रहा, जीरो रहा। तो फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो से लेके टी तक जितना चार्ज पॉजिटिव गया उतना ही चार्ज नेगेटिव हुआ, हां या ना? इसलिए हम ये बोलेंगे कि फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज इज जीरो। तो क्या फायदा हुआ भाई, क्या फायदा हुआ कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने का? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है हाफ साइकिल की बात करो, बेवकूफ मत बनो, हाफ टाइम पीरियड की बात करो। हाफ टाइम पीरियड की बात करोगे तभी आप कुछ करंट पा पाओगे, तभी आप कुछ चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो पूरे साइकिल के लिए तो चार्ज वापस से उतना ही आ गया भाई, आगे गया, पॉजिटिव गया और नेगेटिव आ गया, जितना आगे गया उतना पीछे आ गया, तो फिर क्या ही गया, फिर क्या ही ट्रांसफर हुआ। तो हाफ टाइम पीरियड में यानी जीरो से लेके t/2 के लिए हम लोग डिराइव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब भाई देखो, हम एक आई एवरेज का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि आई एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है ना? लेकिन इंस्टेंटेनियस टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये आप जानते हो आई इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूले से, विच इज डी क्यू बाय डी टी। सही है। तो अगर बेटा मुझे डी क्यू लिखना हो तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं आई डी टी? यस सर। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो सर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम, हां या ना? किसी Q1 से लेके किसी Q2 तक, या फिर जीरो से लेके Q तक बातें की है, हां या ना? यस सर। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं dq dq dq, तो इट इज एक्चुअली में Q है ना, जो कि कहां से लेके कहां तक है? कुछ Q1 से लेके Q2 तक है, और दिस इज इंटीग्रेशन आई डी टी, है ना? ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 इंटीग्रेशन आई डी टी के बराबर। और ये क्या है बेटा? ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू ही होता है आई डी टी, हां या ना? अब देख, ये जो डेल्टा क्यू यहां पर है लिखा हुआ, ये जो डेल्टा क्यू यहां पर लिखा हुआ है, क्या उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं? देखियो ध्यान से, क्या उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं आई डी टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना? क्लियर बात? और इसी को अगर मैं फुल साइकिल के लिए ले लूं, देखियो ध्यान से, है ना? अगर इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला पहले मैं एक बार ढंग से लिख लूं, कंप्लीट कर दूं इस फॉर्मूले को। देखो बेटा, आई एवरेज निकाला जा रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाली जा रही है, इट इज एक्चुअली आई डी टी, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर बात? डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो अगर हम इसको फॉर अ कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो से टी तक अपने को चीजें रखनी पड़ती हैं। तो आई एवरेज ऐसे में आपको पता है जीरो हो जाता है ना? तो अगर मैं इधर देखो जीरो से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर दूं इस आई डी टी को, है ना, और नीचे भी रखूं क्या? डेल्टा टी का मतलब होता है बेटा टी माइनस जीरो, यानी अल्टीमेटली टी ही आ गया। तो ये कुछ नहीं भाई, ये पूरी साइकिल के लिए जीरो से लेके आई डी टी, जीरो से लेके टी आई डी टी इज जीरो, ये जीरो ही है। तो आई एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, आई एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज व्हाट? जीरो। तो इसलिए मुझे कंप्लीट साइकिल के लिए बात नहीं करनी चाहिए, मुझे तो हाफ साइकिल के लिए बात करनी चाहिए। आइए फिर हाफ साइकिल के लिए बात करनी शुरू करते हैं, ठीक है? लिखा है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 2/π और 0.63 टाइम्स पीक वैल्यू, द सिमिलर रिलेशन कैन बी प्रूव्ड फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब ये वैल्यू आई कहां से? ये जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है आई कहां से? आइए इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि ये मीन एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकाली कैसे गई है। ये हाफ साइकिल की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना? ये हाफ साइकिल की बात हो रही है। तो आइए एक बार हाफ साइकिल के लिए देखते हैं कि ये वैल्यू लाए कहां से हम, ठीक है? तो फॉर हाफ साइकिल देखते जाना, अब पूरी कहानी मैथमेटिक्स चलेगी बेटा। हाफ साइकिल का मतलब होता है जीरो से t/2 जा रहे हैं, यस और नो? तो इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन जीरो से t/2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इधर देखा जा, आई एवरेज इज नथिंग बट आई डी टी, कहां से कहां तक? सर जीरो से लेके t/2 तक। और डिवाइड में क्या होता है? सर डेल्टा टी होता है। क्या डेल्टा टी की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं? देखियो t/2 माइनस जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो फिर एक काम करो, आप आई की जगह पर, क्योंकि ये करंट है साइनोसॉइडल वाला, एसी करंट है ना, ये एसी की एवरेज वैल्यू आपको चाहिए ना, तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या आप लिख सकते हो इसको? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेके t/2 तक, के डिवाइड में भी t/2। बोलो यार, सब कुछ चलाता हुआ ला रहा हूं, बिल्कुल जैसे लाना चाहिए, ठीक है? आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। क्या t/2 को साइड में ले जाऊं ऊपर? हाँ सर। तो ये 2 बन जाएगा, और आई नॉट एक कांस्टेंट है असल में, है ना? ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा? फिर 2 चला गया ऊपर,
आई नॉट साइड में आ गया और कैपिटल टी नीचे आ गया, तो अंदर में कौन बचा बेटा? अंदर में सिर्फ बचा साइन ओमेगा टी डी टी, वो भी कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके टी बाय 2 तक। बोलो यार, बोलो यार, कोई दिक्कत? 2 चला गया, टी यहां आ गया, आई नॉट, 2 आई नॉट बाय टी आ गया, और इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी डी टी रह गया। 0 से लेके टी बाय 2 तक इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। करें करें, आओ देखो भाई इसके आगे कहानी कैसे चलेगी। देखते जाना। 2 आई नॉट बाय कैपिटल टी। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर कॉस थीटा होता है ना? क्योंकि ऐसे समझो ना यार, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना? तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, है ना भाई? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है? अब जब इंटीग्रेशन के रूल से हम चेन रूल लगाएंगे तो हम अंदर भी आएंगे, और टी के बगल में जो लिखा होता है ना, उसी से डिवाइड कर दिया जाता है बेटा। ये रूल है, ये रूल ही है, ऐसे ही इंटीग्रेट होगा। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ऐसे इंटीग्रेट होगा। माइनस कॉस थीटा तो आ जाएगा, देखो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा तो आ गया। अब थीटा के अंदर घुसेंगे और टी के बगल में जो लिखा होता है उसको डिवाइड में ले आते हैं। टी के साइड में क्या लिखा है? ओमेगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। ये रूल है, ये करना पड़ता है, चेन रूल है ये। 0 से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? टी बाय 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा ना भाई? हाँ आ जाएगा सर, ओमेगा बाहर ले लो, ठीक है सर। तो 2 आई नॉट बाय ओमेगा टी, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है आपको, है ना? तो एक काम करो, माइनस कॉस तो है ही है बेटा, ओमेगा की जगह आप 2 पाए बाय कैपिटल टी रख सकते हो। अभी यहां भी रखेंगे हम, इसको भी रख ही लेते हैं, नहीं चलो अगले स्टेप में रखूंगा, ठीक है? सही है, कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये ओमेगा को लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब स्मॉल टी की जगह पर आपको टी बाय 2 पुट करना है, तो यहां पर हम पुट करेंगे टी बाय 2, ठीक है? फिर आया माइनस कॉस, फिर से ओमेगा, यानी 2 पाई बाय टी, और साथ में आ जाएगा इसके 0। क्या जी? ठीक है, बढ़िया। अब इस ओमेगा को भी खोल लेते हैं, 2 आई नॉट और ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाय कैपिटल टी, और यहां पर भी टी है, देखो टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, बहुत बढ़िया। अब ये सारा सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? माइनस कॉस, टी से टी, 2 से 2 कटा, कॉस पाई आ गया भाई, देख रहे हो? माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कॉस 0 आ गया भाई, देख रहे हो, है ना? कॉस क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, कॉस 180 डिग्री क्या होता है? फटाफट से जल्दी, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1, है ना? तो -1 इसके अंदर रहेगा ऐसे, है ना? और प्लस में cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है, ठीक है? ये आ गया क्या? ये आ गया आई नॉट बाय पाए, आई नॉट बाय पाए। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +1 इज +2, तो +2 आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 2 आई नॉट बाय पाए, 2 आई नॉट बाय पाए। इधर देख, इधर देख, 2 ई नॉट बाय पाए, ई की जगह पे आई डालेंगे तो आई नॉट बाय पाई हो जाएगा, यानी सिमिलर फॉर्मूला आई एवरेज का भी बनेगा क्या? 2 आई नॉट बाय पाई, और वही तो मैंने निकाला है, वही तो मैंने निकाला है। यहां क्या था? अरे एलएचएस में क्या था? एलएचएस में आई एवरेज था, यहां पे आई एवरेज था, यहां पे आई एवरेज था, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आई एवरेज था, ठीक बात है कि नहीं? बात तो सही है सर। और आई एवरेज क्या आ गया? 2 बाय पाई आई नॉट, ठीक है ना? यहीं से ई एवरेज भी लिख सकते हो आप, बस कुछ नहीं करना, आर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आर से मल्टीप्लाई, इधर भी आई आर कर रहे हैं ना, आई आर क्या होता है? ईएमएफ ही तो होता है ना? तो ई एवरेज क्या आ गया? 2 बाय पाई ई नॉट, 2 बाय पाई ई नॉट, सही है भाई? क्लियर हो गया? फॉर्मूला डिराइव हो गया, मजा आ गया? ठीक है, लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मजा आ गया तो। ऐसी ही सारी डेरिवेशंस करवाऊंगा, सारी A to Z सब कंप्लीट होंगी, ठीक है? अच्छा, इसी को बेटा हम लोग 0.639, ये देखो यहां लिखा हुआ
637 हो गया, 639 कोई नहीं चलता है, ठीक है ना। 0.637 पीक वैल्यू, ठीक है ना। 0.639 लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं, 0.63 लिख लो। 0.63 टाइम्स आई नॉट, और ये भी क्या होगा 0.63 टाइम्स ई नॉट। क्लियर जी, क्लियर जी। दिस इज आई एवरेज, दिस इज ई एवरेज, ठीक है। हजम करो फटाफट बेटा। इसके अंदर ना एक ग्राफ भी पढ़ा जाता है, वो ग्राफ है करंट टाइम ग्राफ। आईटी, एक तरफ आई, एक तरफ टी। आपको शायद ये बात पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। सपोज करो कि भाई आप ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ही डील कर रहे हो, है ना, और करंट टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका एरिया निकालना पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, स्लोप नहीं पूछता, स्लोप नहीं पूछता, लेकिन एरिया पूछ सकता है। तो आईटी ग्राफ का एरिया बेटा सीधा सीधा होता है टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, ठीक है ना, टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है। तो सपोज करो कभी अगर ऐसा हुआ कि ये वाला एरिया अलग है A1 और ये वाला एरिया अलग है A2, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में लेना, नीचे वाला नेगेटिव में लेना। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या हो गया, A1 माइनस A2। बहुत सिंपल, समझ गए ना। अगर ये भी ऊपर होता तो सारे ऐड कर देते, ये भी नीचे होता तो भी ऐड कर, लेकिन ये ऊपर ये नीचे है ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा टोटल चार्ज निकालने के लिए, समझ गए ना। तो कभी भी एरिया निकालना हो आईटी ग्राफ का, तो अल्टीमेटली वो आपको क्या देगा, टोटल चार्ज ही देगा। नोट करना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट की तरफ। देखो आरएमएस वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोली थी कि एक आरएमएस वैल्यू नाम की चीज होती है। जैसे वो 220 वोल्ट था, तो वो कैसे आया था, वो 220 वोल्ट कैसे आया था, वो 220 वोल्ट जो था वो असल में आरएमएस वैल्यू थी ईएमएफ की। 220 वोल्ट जो हमारे घर में डोमेस्टिक वोल्ट है, दैट इज आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर को वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। सारी वैल्यूज के नाम आपको याद रखने हैं, नाम बोल रहा हूं खाली, नाम याद रखने हैं। आरएमएस भी याद रखना है, वर्चुअल भी याद रखना है, और इफेक्टिव भी याद रखना है। असल में आरएमएस का ही मेन काम है। सर ये आरएमएस होता क्या है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि देखो 12वीं में आ गए हो, आपने आरएमएस के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये झूठ मत बोलना, ना खुद से ना मुझसे। केमिस्ट्री के अंदर भी आप आरएमएस सुनते हो, जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात आती है, और आपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते थे ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड। तो आरएमएस क्या है असल में, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, ये एक एवरेज निकालने का ही तरीका है, समझ लो। पर इसको एवरेज नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि एवरेज यानी मीन तो उसको बोलते हैं जो मीन निकाला जाता है। तो ये असल में एक अलग तरीके का एवरेज है, ऐसा समझो। ये थोड़ा हाईटेक एवरेज है, नई टेक्नोलॉजी है ये एवरेज के मामलों में नई टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। एवरेज निकालने का एक अपना मीनिंग होता है कि भाई हाँ, दोनों एक्सट्रीम्स का हमने एक एवरेज ले लिया, दोनों एक्सट्रीम्स का, ये इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है ना, तो उसका एवरेज ले लिया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया बिजनेस में, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया बिजनेस, तो ठीक है, एवरेज क्या कमाया, एवरेज बीच का, उसको एवरेज बोलते हैं। लेकिन रूट मीन स्क्वायर की इफेक्टिवनेस अलग चीज है, ठीक है ना, ये टेक्निकल रोल बहुत ज्यादा प्ले करती है। तो एक बार आरएमएस का डेफिनेशन क्या है वो सीख लेते हैं, और डेफिनेशन से आप कुछ भी नहीं पाओगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। दिस डेफिनेशन हैज टू बी लर्नड। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। जैसे उसकी भी ऐसी थी ना डेफिनेशन, डीसी की बात करते हैं, तो डीसी हमने एक्चुअली पढ़ा होता ना, इसलिए डीसी को लेकर के हम लोग यहां पे डेफिनेशन को रचते हैं। कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। भाई साहब वहां क्या था, चार्ज फेंकना, कितना चार्ज फेंका जा रहा है, यहां बात होती है हीटिंग इफेक्ट की। बोल रहा है कि डीसी जो है वो जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसी रेजिस्टर में, और वैसा ही प्रोड्यूस करे कोई गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट जब वो पास हो सेम टाइम के अंदर। अब यहां पे टाइम का हाफ साइकिल फुल साइकिल वाली बात नहीं है, यहां पे बात हो रही है कि सेम टाइम में डीसी ही चले और सेम ही टाइम में एसी चले। तो दोनों सेम हीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी वैल्यू पर जाकर के, तो फिर वो उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, फिर वो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कहलाती है। इस तरीके से टेक्निकल डेफिनेशन इसकी बनाई गई है। यहां पे हीटिंग इफेक्ट की बात होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, इट इज नोटेड बाय आई आरएमएस, आई वी और आई एफ। आई एफ मतलब आई इफेक्टिव, आई वी मतलब आई वर्चुअल, आई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। आइए अब इसको समझते हैं और कैसे डिराइव करना है ये भी देखते हैं। देखो बेटा, किसी भी चीज का रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है,
हमेशा इसको ना उल्टा पढ़ना, रूट मीन स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मीन रूट, ऐसे उल्टा पढ़ना इसको। सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं। देखो असल में IRMS का जो ब्रॉड मीनिंग है, ब्रॉडर मीनिंग है, वो ये है, मान लो आपको बहुत सारे करंट्स की वैल्यू दी हुई है, इमेजिन करो बहुत सारे करंट्स की वैल्यू दी हुई है, तो I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, I4 भी है, एंड सो ऑन। कह रहा सबका पहले तो स्क्वायर ले लो भाई, उल्टा चलना है आपको, स्क्वायर मीन रूट, ऐसे सबका तो पहले क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। बोले ले लिया। अब कह रहा फिर सबका मीन ले लो। मीन लेने का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, है ना, सारी वैल्यूज को, IN भी होगा, इसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना, और डिवाइड बाय, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे ही लेते हैं ना भाई मीन किसी का भी, है ना, सारा लेके उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये मीन ले लिया, तो स्क्वायर हो गया सारे, हाँ सर स्क्वायर हो गए, मीन हो गया, हाँ जी सर मीन भी हो गया, डिवाइड बाय कर दिया, अब इसका रूट ले लो, ले भाई ले लिया, बस इसको बोलते हैं IRMS। दिस इज कॉल्ड IRMS। समझ में आया? तो सर इसका हम यूज कैसे करेंगे? इसका यूज आप नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में IRMS को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, यहां पे कोई t/2 वाला सीन ही नहीं है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको यहां पर I स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहां पे करंट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। I स्क्वायर dt, ठीक है, डिवाइड बाय 0 से लेके t तक dt, एवरेज ले रहे हैं ना, मतलब नीचे कैपिटल T ले रहे हैं, एक तरीके से समझ जाना, ठीक है ना। तो इसको और इसका रूट भी तो लेना है भाई। इसका क्या ले लेंगे बेटा, फिर हम रूट ले लेंगे पूरे का, ठीक है ना, पूरे का क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, बस इसको बोलते हैं IRMS। ये है आपका IRMS, ठीक है। थोड़ा और साफ सुथरा लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं इसको, रूट तो है ही है, देखो है ना, रूट तो है ही है, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक I स्क्वायर dt डिवाइड बाय t, है ना, dt 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 सारा 0 से लेके t तक जोड़ोगे तो वो कैपिटल T आएगा। इतना छोटा इंटीग्रेशन तो करना आपको आता होगा, पूरे का रूट ले लिया, दिस इज कॉल्ड IRMS, ठीक है ना। अब क्या वैल्यू निकल करके आती है, कैसे डेरिवेशन है उसकी, आइए सीखते हैं इस चीज को। चलो भाई देखो, IRMS का मतलब होता है अंडर रूट 0 से लेके t तक, अंडर रूट लगा हुआ है भाई, है ना, अंडर रूट अपन ने लगाया हुआ, टेंशन ना लो, I dt डिवाइड बाय कैपिटल T, बढ़िया यही है, और स्क्वायर रह गया, सॉरी, ठीक है ना, डन। अच्छा अब एक काम करता हूं, मैं इस I को साइनोसॉइडल वाली वैल्यू पुट करता हूं इसमें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ऐसे, I की जगह पर I0 साइन ओमेगा t dt, ठीक है, और इसका क्या लेने का, स्क्वायर लेने का भाई, ले लिया, ठीक है, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करने का, कर दिया, डिवाइड बाय कैपिटल T लिख लेने का, लिख दिया, कोई दिक्कत। आप मुझे बताओ इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है जो बाहर आ सकता है। तो सर एक तो I0 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना, I0 कांस्टेंट है, कैपिटल T भी क्या है, कांस्टेंट ही है ना, तो कैपिटल T रूट से, मतलब रूट बन के ही बाहर रहेगा, लेकिन इसको हम अलग से लिख लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा रूट t, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, रूट t बाहर आ गया। और I0 का स्क्वायर था, देखो I0 पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर का रूट होके सिर्फ I0 ही बचेगा, ठीक, फिर अंडर द रूट, बाकी के लिए भी है ना, और क्या रह गया अंदर, अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट। एक काम करते हैं, हर बार इस पूरे को लेके जाने से अच्छा मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके ले आता हूं, किसको, इसको, ये जो अंदर है, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करके ले आता हूं, चलेगा, है ना, थोड़ा सा इजी रहेगा, नहीं तो बार 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 वही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको ले आते हैं, 0 से लेके t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, अब तो मैथ सही है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर एक्स dx के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा आप बताओ यार। देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, देखा है ये, क्या मैं यहां पे पुट कर दूं, 0 से लेके t साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, साथ में क्या है भाई dt है, ठीक।
अब देख ये 1/2 है dt के साथ, और ये cos 2 ओमेगा t/2 है dt के साथ। ठीक है, एक काम करते हैं, जो नीचे वाला 2 है इसको ही बाहर ले आते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेट वैसे भी नहीं होगा, है ना, तो इसको बाहर ले आते हैं। ठीक है सर, ये भी बाहर आ गया, ये हाफ हो गया। ठीक है, अब देख 0 से लेके t तक इंटीग्रेट हो रहा है, एक तो dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt, सही है, करेक्ट हो गया। ठीक, एक काम कर, ये जो dt 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 इंटीग्रेट करेगा, ये असल में 1 dt है ना, ये 1 इंटू dt है ना, तो dt 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 इंटीग्रेट होगा, सिर्फ t बचेगा, है ना, सिर्फ t बचेगा, तो हाफ सिर्फ t बचा। हमने 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करना है इसको, बात सही है, माइनस ऑफ। अच्छा, अब देख यहां पर क्या है, यहां पर cos 2 ओमेगा t dt है ना, और ये भी लेके कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो पूरी साइकिल के लिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 से t तक, जो cos 2 ओमेगा t होगा ना, जो cos 2 थीटा होता है ना, इट इज एक्चुअली 0। जो एवरेज वैल्यू होगी cos 2 ओमेगा टी की, ये मैथमेटिकली बताई जाती है बेटा, 0 होती है फॉर कंप्लीट साइकिल। लिख देता हूं मैं यहां पे, फॉर 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक पूरे cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो यहां पर आप सीधा सीधा 0 ही मान सकते हो। तो 0 मान लिया तो सर फिर क्या ही बचा, फिर तो सर ये t माइनस 0, और ये वाला पूरा ही 0 हो गया। हाँ, ये सारा ही 0 है, ठीक है ना, तो ये आ गया भाई आपका t/2। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आई इस पूरे की, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की, वो t/2 आई, उठा के यहां रख दो। तो सर ये हो गया I0/√t, और फिर रूट है ना, और ये सारे का आंसर निकल के आया t/2। हाँ, t/2, √t से √t गया, तो भाई साहब क्या बचा, ये बचा I0/√2, और √2 अगर डिवाइड में होता है तो इट इज 0.707 I0। तो आपका जो IRMS है वो निकल के क्या आया, ये जो IRMS है वो निकल के क्या आया, IRMS निकल के आया I0/√2, है ना। यहां तो आप इसको बोलोगे कि IRMS क्या है, I0/√2 या फिर 0.707 I0। ठीक है, यही वैल्यू बोली जाती है आपको याद रखने के लिए, है ना, यही वैल्यू बोलते हैं आपको याद रखने के लिए। देखो सिमिलरली बेटा, जैसे IRMS आया I0/√2, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, IRMS यानी कि 0.707 I0, है ना, तो इसको आप EMF के लिए भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं EMF के लिए भी लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो EMF RMS वैल्यू जो होगी, यानी कि VRMS बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, इट इज एक्चुअली V0 डिवाइड बाय √2, यानी 0.707 V0, है ना। ऐसे ही IRMS के लिए भी दोबारा लिख देता हूं, I0/√2 या फिर 0.707 I0। तो याद रखना होता है भाई, आप भी याद रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इधर आ जाओ, देखो RMS वैल्यू, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू AC की, V0 क्या होता है, पीक, √2 टाइम्स VRMS। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था ये 220 वाली जो वैल्यू होती है, जो 220 वैल्यू होती है, वो VRMS होती है। तो इसका मतलब सर पीक वोल्टेज तो और ऊपर जाएगी। हाँ जाएगी, ये देखो, ये देखो क्या कर रखा है, ये मैं आपको समझाता हूं क्या किया हुआ है। एक बड़ा ही मशहूर सवाल आता है, एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन आता है कि भाई 220 वोल्ट DC बेटर है कि 220 वोल्ट AC बेटर है। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, ये वाला, यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, विच इज बेटर या विच इज डेंजरस, ऐसे लिखता हूं, बेटर छोड़ो, विच इज डेंजरस, 220 वोल्ट DC और 220 वोल्ट AC। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 220 वोल्ट AC ज्यादा खतरनाक है। 220 वोल्ट DC तो मतलब फिक्स वोल्टेज हो गई भाई, DC में तो वोल्टेज, डायरेक्ट करंट में वोल्टेज चेंज होती नहीं, डायरेक्ट करंट में वोल्टेज रहेगी सेम, जो DC वोल्टेज है वो सेम रहेगी, लेकिन AC वोल्टेज जो है वो पीक भी पकड़ती है। दिस इज RMS वैल्यू। असल में ये जो 220 वैल्यू है ना, ये RMS वैल्यू होती है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि VRMS V पीक डिवाइड बाय √2 होती है। हाँ, तो V पीक कब पहुंचेगी, जब आप √2 मल्टीप्लाई करोगे VRMS से, हाँ या ना। ये √2 ले गया, VRMS से मल्टीप्लाई कर दिया, ये VRMS क्या है 220, तो √2 को 220 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आता है बेटा 311 वोल्ट। भाई साहब ज्यादा खतरनाक कौन हुआ फिर, ज्यादा खतरनाक AC हुआ, क्योंकि AC की पीक वोल्टेज जो वो 311 जाती है।
ठीक है ना, यही बात यहां पर पूरी लिखी हुई है, चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ो। कह रहा है एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर हमेशा ही मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये हीटिंग डिवाइसेस होते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर जो एसी नापता है ना, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जब हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा तो आरएमएस वैल्यू ही तो नापेगा, आरएमएस वैल्यू ही तो हीट की बात करता है ना, समझे ना बात को। तो वैल्यूज प्रिंटेड ऑन एसी सर्किट आर आल्सो आरएमएस वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज प्रिंटेड मिलती है आपको, वोल्टेज की, करंट की, आरएमएस वैल्यूज मिलती हैं, वो सारी हजम करना बेटा। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फेजर या फेजर डायग्राम क्या होते हैं। आओ सुनो इसको भी। देखो फेजर क्या होता है, जो वैल्यूज स्केलर होती हैं, वेक्टर नहीं बन सकती हैं, उनको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फेजर की फॉर्म में। सर समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, फिर से बोलता हूं। जो वैल्यूज वेक्टर नहीं होती हैं, स्केलर होती हैं, उन्हें वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाता है फेजर की फॉर्म से। असल में फेजर पता है एक वेक्टर ही होता है जो कि रोटेट करता है। इट इज बेसिकली अ रोटेटिंग वेक्टर। सर क्यों बनाते हैं इसको? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। सर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन तो ओम्स लॉ निकालता है, यहां पे केस अलग है। ये एसी सर्किट है भाई, एसी सर्किट अलग अलग तरीके के होते हैं। हम कभी कैपेसिटर जोड़ते हैं, कभी रेजिस्टर जोड़ते हैं, कभी इंडक्टर जोड़ते हैं, और अलग अलग फेजर डायग्राम्स निकल करके आते हैं। इवन फिर हम एलसीआर सर्किट को इकट्ठा जोड़ते हैं सीरीज में, तो तब आपको फेजर डायग्राम की नीड पड़ेगी। रेजिस्टर जोड़ने के लिए नहीं पड़ती है, ओम्स लॉ लगाने के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन ओम्स लॉ के अलावा रेजिस्टर जब नहीं जोड़ोगे, कैपेसिटर जोड़ोगे, तब क्या करोगे? तब के लिए आपको फेजर चाहिए होगा भाई, समझो बात को। ठीक है ना, तो फेजर क्या करता है, ये एक रोटेटिंग वेक्टर का काम करता है। रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट्स सर्टेन स्केलर वैल्यूज। हां जी, स्केलर वैल्यूज को, क्योंकि वोल्टेज क्या है, स्केलर है। एग्जाम्पल, वोल्टेज रिप्रेजेंट होगी, आप अभी देखना, करंट रिप्रेजेंट होगा, आप अभी देखना, बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज करंट जैसी और भी चीजों का हम फेजर बनाते हैं। ठीक है ना, अब ये फेजर कैसे बनता है, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक फेजर डायग्राम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो फेजर डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सिंपल। ठीक है, मान लो कि हमने क्या करना है, हमने वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, और सपोज करो कि वोल्टेज और करंट के बीच में थोड़ा सा फेज का लैग है। फेज का लैग क्या होता है, मतलब वो उससे तेज चल रही है। फेज एंगल डिफरेंस समझते हो ना, फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, 11th क्लास में भी था कि दो वेव्स के बीच में, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव्स हैं बेटा दोनों, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, दोनों ही साइनोसॉइडल है। हो सकता है दूसरी एक से आगे चल रही हो। ठीक है ना, तो सपोज करो कि वोल्टेज आगे चल रही है और करंट क्या कर रहा है, उसके मुकाबले लैग कर रहा है, तो हम ऐसे बोलते हैं इसको। देखो ये बोलने का तरीका, भाषा सिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये भाषा सीख रहे हैं हम। ये करंट रिप्रेजेंट करने वाला, ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है ना, तो यहां से करंट का फेज जो होगा, सपोज करो उसे हमने φ1 ले लिया, और जो वोल्टेज का फेज है समझ लो उसे हमने क्या ले लिया, φ2 ले लिया। तो जो बीच का दिख रहा है आपको एंगल, ये इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो बहुत इजीली निकल के आता है किसी भी फेजर डायग्राम से। कोई भी फेजर डायग्राम जो है ना, वो फेज का डिफरेंस, फेज के एंगल बहुत अच्छे से निकाल के दिखाता है। ठीक है ना, तो ये एंगल मान लो वोल्टेज का आ गया फेज एंगल, ये करंट का आ गया, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है क्या, हाँ है। तो मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से तेज चल रही है, थोड़ा आगे चल रही है। वोल्टेज लीड कर रही है, करंट पीछे पीछे दौड़ रहा है उसके। ऐसा भी होता है सर्किट्स में। मैं रजिस्टर की बात नहीं कर रहा, रजिस्टर में तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। तो ऐसा मिलेगा आपको देखने को। ठीक है ना, थोड़ा हजम करो, हाजमा बढ़ाओ थोड़ा सा इन चीजों का, नई चीजें हैं ये आपके लिए। ठीक है, तो ये डेल्टा φ2 माइनस φ1, इसी को फेज डिफरेंस कहते हैं भाई। यही है फेज डिफरेंस, किसके बीच में, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना, तो हेयर इन दिस डायग्राम वोल्टेज लीड्स करंट बाय डेल्टा φ, ऐसा बोलते हैं। हजम करो इस चीज को, ये हाजमा बढ़ाने वाली चीज है। वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, वोल्टेज करंट से आगे चल रही है, कितना, डेल्टा φ आगे चल रही है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में जब हम चीजें और ज्यादा पढ़ेंगे तो। ठीक है, आइए सबसे पहले रजिस्टर पर चलते हैं। जब एसी सर्किट जुड़ा हो, एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ किसी रजिस्टर के साथ, तो कैसे बिहेवियर होता है। ठीक है, आओ देखो।
तो ये रजिस्टर है भैया, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक एसी सोर्स जोड़ दिया, ठीक है ना। अब एसी सोर्स होगा तो क्या देगा सर, एसी वोल्टेज देगा। हाँ, तो हमने यहां पे लिख दिया कि वी नॉट साइन ओमेगा टी आपको दे रहा है, ठीक है ना। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ R से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय R बोथ साइड, क्योंकि इस पूरे सर्किट में एक R नाम की ही रेजिस्टेंस है बस, है ना। मैं दोनों तरफ R से डिवाइड कर दूं, ये भी हो गया V बाय R, ये भी हो गया V नॉट बाय R, साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसे ही है बेटा। V बाय R होता है I, V नॉट बाय R होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। आप चेक करो, वी भी वी नॉट साइन ओमेगा टी है, आई भी आई नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या दोनों के फेज के एंगल में कोई डिफरेंस है क्या? भाई देखो, साइन के भी ब्रैकेट में ओमेगा टी है, मतलब साइन का भी थीटा देखे तो ओमेगा टी है वोल्टेज के लिए, और यहां पे साइन के ब्रैकेट में यानी साइन के अंदर देखे तो भी ओमेगा टी है करंट के में। तो दोनों में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस ऐसा बोलेंगे हम, है ना। क्या बोलेंगे? नो फेज डिफरेंस। सो बोथ V एंड I, ठीक है, मूव हैंड इन हैंड, ये हाथ पकड़ करके चलते हैं, ठीक है। वोल्टेज करंट जब रेजिस्टर जुड़ा होता है तो क्या करते हैं? हाथ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे का। एंड आर इन सेम फेज, ठीक है। अब कोई पूछे इसका ग्राफ बनाओ भाई, इसका ग्राफ बनाओ, इसका फेजर बनाओ। आओ फेजर भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ से शुरू करते हैं, आ जाओ। पहले इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों रिप्रेजेंट करेंगे हम, वोल्टेज भी करंट भी, ठीक है। सिंगल ग्राफ में देखो टी है, V और I, V एंड I दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पर, ठीक है। पहले V दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना जरा। देखो, ग्रीन कलर से V दिखाऊंगा, येलो कलर से I दिखाऊंगा, ठीक है, समझ जाना। V क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, यहां से स्टार्ट होगा, साइन ग्राफ है। साइन ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। बढ़िया, ऐसे चलेगा। अब करंट का ग्राफ देखो जरा, करंट वाला ग्राफ देखना। करंट का भी ग्राफ क्या है? साइन ओमेगा टी ही है ना। बस इतना ध्यान रखना कि जितनी पीक वोल्टेज की जाएगी उतनी पीक करंट की थोड़ी ना जाएगी, करंट तो उससे कम ही रहता है ना। तो करंट के लिए आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे। क्लियर बात? ये करंट है, इसको आई नॉट बोलेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज है, इसे वी नॉट बोलेंगे, ठीक हो गया। तो वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज। आई नॉट क्या है? पीक करंट। ऐसे दिखाया जाएगा, यहां भी दिखा सकते हैं, वो नीचे वाला आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि दोनों साथ साथ बढ़े, साथ साथ पीक हुए, साथ साथ जीरो हो गए, साथ साथ नेगेटिव गए, साथ साथ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड मूव करते हैं, मैंने लिखा हुआ नीचे, यानी सेम फेज में रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओ ग्राफ तो सॉरी बन गया, फेजर कैसे बनेगा? आओ फेजर दिखाता हूं मैं आपको इसका। देखो, येलो वाले को एक सीधी लाइन ले लो, ए ए ए ए, ठीक है। येलो वाले की सीधी लाइन ले ली। सिमिलरली आप ग्रीन वाली भी सीधी लाइन ले लो। सर ग्रीन कहां है? ये हाँ, करते हैं ना अभी इसको ग्रीन, ये ग्रीन हो गई, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये वाली लाइन वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रही, ये वाली लाइन करंट रिप्रेजेंट कर रही। अब जब फेजर बनाएंगे तो फेजर भी एक टाइप का भाई ग्राफ ही है, बस रोटेटिंग चीजें यहां पर लगती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। रोटेटिंग चीजें यहां पे रहेंगी, ठीक है। तो बस आपको जब करंट रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करो यहां तक, ठीक है, ऐसे। और वोल्टेज रिप्रेजेंट करनी हो तो भी आप दोनों के बीच में कोई फेस का एंगल नहीं दिखाओगे, है ना। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही बनाना। मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं ताकि आपको दोनों दिखें, ठीक है जी, समझ गए ना। तो वोल्टेज और करंट दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं। वोल्टेज थोड़ा ज्यादा पीक पकड़ेगी,
करंट थोड़ा कम पीक पकड़ेगा और दोनों के बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही एंगल के ऊपर बैठे हैं। ये एंगल देखो जरा, ये एंगल ओमेगा टी देखो, दोनों का सेम है ना, ओमेगा टी है ना, देखो यहां पर भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, तो दोनों 0 से ओमेगा टी ही उठे हुए हैं। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये पाई बाय 2 है, तो ये क्या है, ये ओमेगा टी है। समझ गए ना, तो ओमेगा टी उठा हुआ है कौन, करंट भी, और ओमेगा टी उठा हुआ है कौन, वोल्टेज भी। ठीक है ना, तो ये वी रिप्रेजेंट हो, सॉरी ये वी नहीं, ये आई रिप्रेजेंट हो रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला वी रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो इस तरीके से फेजर दिखाया जाएगा, सेम फेज में दोनों है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। आओ भाई, अगली चीज आती है, जब आप एसी सर्किट को कैपेसिटर से जोड़ोगे तब क्या होगा, देखना। ठीक है जी, एक कैपेसिटर जोड़ रखा है बेटा, है ना, क्यू क्यू चार्ज आएगा इसके ऊपर, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, आप इसको जानते हो। ठीक है ना, मतलब चेंज होता रहेगा चार्ज भी ऑब्वियसली, तो मैं एक बार बस क्यू लिख देता हूं किसी भी जगह पर, चलेगा? ठीक है। अच्छा, एसी वोल्टेज है तो फिर कैसी दिखेगी सर, एसी वोल्टेज है तो फिर ऐसी दिखेगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो वोल्टेज ही देगा ना भाई, करंट तो बाद में आएगा। ठीक है, आप क्या करो, आप दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दो। C क्या होता है सर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम, हाँ या ना, कैपेसिटेंस सेम रहेगी भाई, इसकी कैपेसिटेंस कुछ C है, तो यहां भी मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मैंने C से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया CV, ये हो गया CV नॉट। आप याद करो Q इज इक्वल टू CV होता है कैपेसिटर में, है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q, क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q नॉट साइन ओमेगा टी? अरे हां सर, चार्ज भी तो वेरी करेगा ना साइनोसॉइडली, अगर करंट वेरी कर रहा है तो चार्ज भी इस पे चढ़ेगा उतरेगा, फिर यहां चढ़ेगा फिर यहां उतरेगा, फिर यहां चढ़ेगा फिर यहां उतरेगा, ऐसे चलता रहेगा, समझ गए ना। तो चार्ज भी क्या करेगा, साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब करंट होता है बेटा dq बाय dt, है ना, और Q क्या है हमारा, Q नॉट साइन ओमेगा टी, इसको छोटा Q लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर कभी बड़ा Q कभी छोटा Q, क्या कर रहे हो सर ये, है ना। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, मैं Q को डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि मैं करंट निकाल लूं, मुझे करंट चाहिए। ठीक है ना, तो Q नॉट साइन ओमेगा टी बाय dt। Q नॉट बेटा कांस्टेंट होगा, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज होगी, बाहर आ जाएगा ये, हाँ सर ये बाहर आ गया। ठीक है ना, और अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा d साइन ओमेगा टी बाय dt। मुझे फटाफट से बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ये कॉस थीटा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये ओमेगा ही बाहर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा Q नॉट ओमेगा, है ना, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या ले लिया, कॉस ओमेगा टी ले लिया। ठीक है ना, ये वाला ओमेगा निकल के बाहर आ गया। अच्छा, क्या मैं Q नॉट को लिख सकता हूं, जैसे 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 हमने CV नॉट की जगह पर Q नॉट लिखा था, क्या Q नॉट को CV नॉट पुट कर सकता हूं? हाँ सर, इसको CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऐसे लिखा जा सकता है ना। और यहां पर क्या था भाई, यहां पर आई था, आई था, आई था, आई था, ये पूरा पता क्या है, ये पूरा ही आई नॉट है। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी निकाला है भाई आपने। तो ये आपकी वोल्टेज है, ध्यान से देखना, ये आपकी वोल्टेज है ये, और ये आपका करंट है। आप बताओ दोनों का एंगल सेम आ रहा है क्या? नहीं। अभी इसको हम साइन में चेंज करेंगे, आपको समझ में आएगा कि यहां पर कहां पे लीड है कहां पे लैग है। पहले तो मैं एक बार ये आई नॉट वाली बात पूरी कर लेता हूं। देखो सी वी नॉट ओमेगा, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, चेक करो। वोल्टेज पीक है, ओमेगा फिक्स रहता है, कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी फिक्स, है ना। सी क्या, कैपेसिटेंस, वो भी फिक्स रहेगी। ये सारा आई नॉट है, यानी मैंने आई नॉट को लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आई नॉट को लिखा है सी वी नॉट ओमेगा, करेक्ट। मुझे एक बात बता, क्या आई नॉट को मैं वी नॉट के नीचे लेके जा सकता हूं? यस सर, ले जा सकते हैं। क्या सी ओमेगा सी को मैं यहां लेके जा सकता हूं, 1 बाय ओमेगा सी? अरे हां सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको पता है इसको क्या बुलाते हैं? ये असल में एक रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले कर रहा है। देखो V बाय आई क्या होता है, R होता है ना, वोल्टेज अपॉन में करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है ना, ये असल में एक रेजिस्टेंस ही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस पता कौन ऑफर कर रहा है, ये कैपेसिटर ऑफर कर रहा है। तो इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। नया वर्ड है आपके लिए, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स से,
और जब ये कैपेसिटर के लिए होगी तो पैर में लिखेंगे सी, यानी ये बन जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस V नॉट बाय आई नॉट, और यहां से V नॉट को लिख सकता हूं आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्स सी। ठीक है, एक्सी क्या होता है बेटा? ये इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू क्या होती है इस एक्सी की? सर ये एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा को आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई न्यू सी, एक्सी को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कोई एसआई यूनिट पूछे? ओम है। एसआई यूनिट पूछे? ओम है। बढ़िया जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई इनके बीच में फेज का रिश्ता क्या है। देखो भाई, हम V को तो लिख रहे हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, यस सर। हम I को लिख रहे हैं I नॉट कॉस ओमेगा टी। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा नहीं होता क्या? खत्म। क्या अब आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे? सर किन दोनों को? ये वोल्टेज और ये करंट। आप इन दोनों के फेज एंगल चेक करो, अब करो करो करो। सर इसके अंदर तो ओमेगा टी है, इसके अंदर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, यानी अगर मैं दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस देखूं तो यस देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन देम। कुछ तो इनके बीच में फेज का एंगल का डिफरेंस है, और वो कितना है? वो है, माइनस कर दो जरा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, है ना? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये कट गया तो ये आ गया पाई बाय 2। तो भाई ये जो डेल्टा फाई है, ये जो डेल्टा फाई है, ये जो फेज का डिफरेंस है, ये पाई बाय 2 का है। और कौन तेज भाग रहा है? करंट तेज भाग रहा है, देख लो, वोल्टेज स्लो है उसके मुकाबले, है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेयर करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ठीक है, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से, पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस से करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, और करंट जब लीड करेगा तो वोल्टेज लैग करेगी। एक ही बात है ना, ये लीड है तो वो लैग है, वो लीड है तो ये लैग है, एक ही बात है ना। तो यहां पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रही है? लैग कर रही है। ये हमें एंगलों से पता चलता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं कैसे सच में लैग होता है, कैसे सच में लीडिंग लैगिंग होती है ना? तो एक ग्राफ बनाना जरूरी है। किसका ग्राफ है बेटा? V और I का ग्राफ है। V एंड I टाइम के साथ ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने ग्रीन रिप्रेजेंट किया था वोल्टेज के लिए, येलो रिप्रेजेंट किया था करंट के लिए, सेम कलर लेता हूं। ठीक है, देखो वोल्टेज चल रही है साइन बड़े प्यार से ऐसे ऐसे, है ना? सुंदर बनाते हैं थोड़ा। ठीक, करंट पे आ जाओ। करंट का क्या सीन है भाई? करंट का सीन ये है कि करंट जो है वो पाई बाय 2 से लीड कर रहा है ना? दिख रहा है ना? करंट क्या कर रहा है? पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। लीड कर रहा है तो ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। कितना आगे से सर? पाई बाय 2 से। तो पाई बाय 2 का मतलब क्या है? देखो ये जीरो एंगल हो गया, ठीक है ना? ये 90 डिग्री होता है बेटा पाई बाय 2, है ना? ये होता है 180 डिग्री पाई। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज 3 पाई बाय 2, और इसे बोलते हैं 2 पाई, है ना? एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 2 पाई तक फेज चलता है, जीरो से लेके 2 पाई तक फेज होता है, जीरो से लेके टी तक टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना? तो ये जीरो हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया। ठीक है ना? 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कर लो, बात एक है, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है ना? तो आइए करंट का एक बार देखते हैं। हमने 90 डिग्री आगे रखना है करंट को, है ना? हमने 90 डिग्री आगे रखना है करंट को। इसका मतलब ये होता है, सुनो, 90 डिग्री आगे रखने का मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज के साथ घट चुका है ना, जो वोल्टेज के साथ घट रहा है ना, वो करंट के साथ पाई बाय 2 पहले घट चुका है। मतलब देखो, वोल्टेज ने पीक पकड़ी है यहां पे, करंट लाला पहले से ही पीक पे है। जब ये जीरो पे थी करंट तभी पीक पे था।
समझ गए ना? तो करंट का पीक ऐसे बनाया जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कैसे करंट हर बार लैग कर रहा है वोल्टेज को। देख, जब वोल्टेज 0 है तो करंट ऑलरेडी 90 डिग्री ऊपर पहुंचा हुआ है, ऊपर पीक पे बैठा है, ठीक है। जब वोल्टेज पीक पे पहुंची तो करंट तब तक 0 हो गया, फिर बाद में वोल्टेज 0 हुई, तब तक करंट नीचे आ चुका है, फिर वोल्टेज नीचे आई तब तक करंट 0 हो चुका है, फिर ये 0 हुई तब तक करंट 90 पहुंच चुका है। तो इस तरीके से करंट आगे भागेगा वोल्टेज से, ठीक है ना? ये है कहानी। अब फेजर देखो जरा इसका, यहीं से उठा ले, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं भाई, चल जाएगा, ठीक है। करंट भी उठा लेता हूं मैं, यहीं से उठा लेता हूं करंट, ठीक है। आओ फेजर बनाए। हाँ भाई, इस बार फेजर में किसको लीड होते दिखाना है, किसको लैग होते दिखाना है? तो सर करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है, तो करंट को आपने π/2 आगे दिखाना है। π/2 आगे दिखाने का मतलब ये होता है, देखो ये आपने वोल्टेज दिखाई, सबसे पहले वोल्टेज दिखाते हैं। वोल्टेज कहां पे? ग्रीन पे है ना? तो ये रही आपकी वोल्टेज, ये कितना ऊपर है, एंगल देखो इसका, 0 से कितनी है, 0 डिग्री है ना। 0 से कितना ऊपर है सर? 0 से तो ये ओमेगा टी ऊपर है, 0 से ओमेगा टी ऊपर है, लेकिन ये वाला ओमेगा टी से भी π/2 ज्यादा है। π/2 ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको? π/2 ज्यादा आपको यहां पे मिलेगा, ऐसे। नाइन्टी डिग्री बनाते हैं ऐसे, आप समझे बात को? 90 डिग्री आगे मिलेगा, ठीक। ये π/2 मिला, π/2 से ओमेगा टी से π/2 प्लस मिलेगा करंट, समझ गए ना? तो करंट क्या कर रहा है भाई? लीड कर रहा है। इस तरीके से करंट की लीडिंग दिखाई जाती है। ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गई, ये वोल्टेज हो गई, ठीक है। फिर से देखो, वोल्टेज ओमेगा टी आगे 0 से, वोल्टेज ओमेगा टी है 0 से, 0 यहां पर कहीं होगा, लिखा हुआ नहीं है, उससे आगे ओमेगा टी है, ठीक है ना? लेकिन ये ओमेगा टी तो है ही है, π/2 भी है, तो देखो ओमेगा टी तो है ही है, π/2 भी है, ओमेगा टी प्लस π/2 पूरा है ये, तो दिस इज करंट। ये कहानी है, ठीक है ना? तो ये फेजर है, ये ग्राफ है, सब कुछ दिखा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, हर एक चीज कवर कर रहा हूं बेटा। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है कि अगर एक इंडक्टिव सर्किट हो, यानी एक इंडक्टर जोड़ रखा हो, प्योर इंडक्टर, तो क्या करना है आपने? यहां देखो, प्योर इंडक्टर कैसे जोड़ेंगे भाई? ये रहा प्योर इंडक्टर, यानी एक सोलेनॉइड हो गया, सिंपल है ना। इसे जोड़ा हुआ बेटा एसी सोर्स से, ठीक है ना। एल होती है, शायद आपको इंडक्टेंस याद हो तो, पिछले चैप्टर में ही पढ़ी थी हमने, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं जिसको, एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका V, ठीक है ना। अब आपको पता है ये जो V निकालता है, इट इज नथिंग बट V0 साइन ओमेगा टी। हाँ सर सही बोल रहे हो, है ना। ये तो वोल्टेज यही देगा। अब इससे आपको करंट बनाना है। करंट कैसे बनेगा? सुनो, जो ईएमएफ होती है बेटा किसी भी इंडक्टर के अंदर, वो LdI/dt होती है। याद आ रहा है? पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी याद आएगा, पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तभी याद आएगा। ईएमएफ जो होती है LdI/dt होती है। तो मैं V की जगह पर क्या लिख सकता हूं? ये ईएमएफ ही तो है ना, LdI/dt इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं सर? L को ले जाओ नीचे, यहां से DI/dt आ गया, क्या आ गया सर? V0/L साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब dt को भी उधर ले जाओ, तो DI का इंटीग्रेशन ही आपको I देगा, है ना। और वो क्या है? DI क्या है? V0/L साइन ओमेगा टी dt, V0/L साइन ओमेगा टी dt, ठीक हो गया। V0/L को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हाँ सर, अंदर कौन रह गया? अंदर रह गया साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा आएगा, ये पहले करके दिखा चुका हूं मैं आपको, है ना। तो I आ गया बेटा V0/L कॉस ओमेगा टी विद अ माइनस साइन डिवाइड बाय ओमेगा, सही। ओमेगा को भी बाहर ले लो, तो I आ गया।
अब देखो साइनोसॉइडल कैसे बन रहा है, माइनस है, वी नॉट है, ओमेगा एल है और कॉस ओमेगा टी है फिर। ठीक, अब बेटा क्या कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा ले सकते हैं? हाँ। 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं? हाँ, दोनों ले सकते हैं। तो हमारा बेनिफिट है साइन 90 माइनस थीटा लेने में। तो कॉस, क्योंकि हमको डिराइव करनी है करंट की वैल्यू, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल, मैं लिखूंगा इसको साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। चलेगा आपको? चलेगा, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? और आपको यह बात पता है अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो साइन उस माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता है ना? यहां देख, अगर मैंने लिखा हुआ है साइन ऐसे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इट इज एक्चुअली साइन माइनस थीटा, ऐसे बन जाएगा ये, है कि नहीं? यानी माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट क्या आ गया? करंट आ गया देख वी नॉट बाय ओमेगा एल, माइनस गया अंदर, साइन माइनस प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस और माइनस में पाई बाय 2। ठीक है कि नहीं? अब ये जो लिखा हुआ बेटा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आई इज इक्वल टू, देखियो यहां से करंट बन गया ना साइन के फॉर्म में, ओमेगा टी माइनस कुछ बन गया, यही बनाना था मुझे, क्योंकि ओमेगा टी से ओमेगा टी कंपेयर हो रहा है। तो यहां करंट आपको लैग करता दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं क्या है, वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही है ना बेटा? इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूं? इस पूरे को मैं पीक करंट ले सकता हूं, सब कांस्टेंट है, देख वी नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, इसको मैं ले सकता हूं पीक करंट। तो आई बिकम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आप जरा एक बार कंपेयर भी कर लो और ये आई नॉट वाली चीज को भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो एक तो वी है हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक आई है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बेटा फेज का डिफरेंस दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। कौन लीड कर रहा है इस बार? सर वोल्टेज लीड कर रही है, करंट बेचारा पिछड़ गया। करंट बेचारा इस बार क्या कर रहा है? पिछड़ रहा है, हाँ या ना? और जहां तक इस आई नॉट की बात है तो इसको भी अपन साध लेते हैं। आई नॉट क्या है भाई? सर हमने इसको लिखा है वी नॉट बाय ओमेगा एल, है ना? ये ओमेगा एल को अगर मैं यहां ले जाऊं तो वी नॉट बनता है आई नॉट, और यहां कुछ भी लिखूंगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर ओम्स लॉ सोचा जाए तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट क्या होता है? आर। यहां पे रेजिस्टेंस आएगी कोई ना कोई, लेकिन यहां रेजिस्टेंस तो नहीं है, यहां तो इंडक्टेंस लगी हुई है। तो इंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस देती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इंडक्टिव वाली। जैसे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी ना, ये क्या? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसको ओमेगा एल लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिख लेंगे वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, एक्सएल। ठीक है जी? और एक्सएल क्या है कोई पूछे आपसे तो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल बिकम्स ओमेगा एल। ठीक है जी? एक्सएल बन गया ओमेगा एल। ओमेगा को आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, है ना? टू पाई न्यू एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम ही है, कोई ऐसा यूनिट पूछे इसकी तो ओम ही है। ठीक है जी? क्लियर हो गया? अब आइए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बेटा V जो है वो है V नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ सर, और जो I आपने निकाला वो है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। साफ साफ प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? सर जी वोल्टेज इस बार लीड कर रही है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। तो अब हम ग्राफ बना लें, अगर टी यहां है, V और I दोनों यहां है, ठीक है? तो एक बार वोल्टेज जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा था वो तो वैसे ही साइन वेव बनाओ प्यारी सी,
बन गई, खत्म। एक बार ही दिखा दो कोई बात नहीं, 2 बार दिखाओ ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कोई नहीं, एक बार में भी काम चल जाएगा। करंट इस बार लीड कर रहा है यार। लीड करने का मतलब क्या होता है? जो वोल्टेज के साथ अभी घट रहा है वो करंट के साथ बाद में घटेगा। मतलब वोल्टेज ने अभी 0 वैल्यू पकड़ रखी है, तो करंट ने अभी नेगेटिव वैल्यू पकड़ रखी है भैया। फिर ये करंट आएगा 0 वैल्यू पकड़ेगा आके। समझ पाए बात को? ये करंट आएगा 0 वैल्यू पकड़ेगा, तब तक वोल्टेज पीक मार चुकी होगी। फिर वोल्टेज 0 आ जाएगी तब करंट पीक मारेगा। फिर वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी तब करंट 0 हो जाएगा। फिर वोल्टेज 0 हो जाएगी तब करंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट चलेगा। क्लियर हुआ ना? थोड़ा छोटा बनाता हूं इसको मैं, है ना, थोड़ा सा छोटा बनाना, क्योंकि करंट थोड़ा सा तो कम ही रहेगा, ऐसा अपन सोच सकते हैं। पीक मारा, 0 हो गई, नेगेटिव हो गई। क्लियर जी? फेजर आ जाओ। हाँ जी, कौन लीड में कौन लैग में? कौन लीड में कौन लैग में? सर जी वोल्टेज लीड में है, करंट लैग में है। ओके, वोल्टेज लीड में है तो ये रही भाई साहब आपकी वोल्टेज, ये रही वोल्टेज। ठीक है, कितना ऊपर है वोल्टेज? सर ओमेगा टी ऊपर है। ठीक ठीक, तो 0 से ओमेगा टी ऊपर है। पर सर ये ओमेगा टी ऊपर जाके फिर पाई बाय 2 नीचे है। कौन? करंट। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी देखो ओमेगा टी आ जाएगा और पाई बाय 2 का होगा माइनस वाला, वो नीचे होगा। ये तो मतलब नीचे से उठाना पड़ेगा इस येलो को। अपने को येलो चाहिए नीचे से, हाँ यहां से चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, इससे 90 डिग्री पे, यहां। दिस इज करंट, है ना? समझ पा रहे हो बात को? थोड़ा एक काम करता हूं, इस बाउंडेशन को मैं हटा ही देता हूं यहां से। ठीक है, और आपको ऐसे ही समझाता हूं, तब थोड़ा सा बेटर एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको। ऐसा समझ रहे हो? ये करंट है ना? देखो क्या हुआ, ओमेगा टी ऊपर गया, फिर पाई बाय 2 नीचे आया, यानी 90 डिग्री नीचे आया। तो नेगेटिव एंगल्स कैसे नापे जाते हैं? क्लॉकवाइज नापे जाते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। ये मैथ्स की क्या बोलते हैं, रूल है कि इधर इधर घूमेगा अगर एंगल तो पॉजिटिव नापा जाएगा, इधर घूमेगा तो नेगेटिव। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यानी पीछे आ जाएगा। करंट इस बार लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। ठीक है ना? तो ऐसा फेजर बनेगा इसका। कर लो हजम। देखो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जिसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वेरिएशन पढ़ते हैं। किसका किसका? एक्सेल का, एक्सी का और आर का विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक एक करके सबका देखते हैं ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सेल वर्सेस न्यू देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, एक तरफ एक्सेल रखते हैं, छोटे ग्राफ, ज्यादा बड़े ग्राफ की जरूरत नहीं है, और एक तरफ न्यू रखते हैं। ठीक है, एक तरफ एक्सेल एक तरफ न्यू। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्सेल होता है ओमेगा एल, हाँ, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल, हाँ। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल और न्यू दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। चेक करो, 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। न्यू बढ़ाऊंगा तो एक्सेल क्या करेगा? बढ़ेगा। तो इसका सीधा सीधा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक्सेल वर्सेस न्यू का। ठीक है ना? सिमिलरली अगर एक्स सी वर्सेस न्यू का बनाया जाए तो वो भी सीखो फटाफट। एक्स सी वर्सेस न्यू, तो यार एक्स सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, हाँ उल्टा होता है ना। एक्स सी क्या है? 1 बाय ओमेगा सी। 1 बाय ओमेगा सी है तो मतलब नीचे आएगा 1 बाय 2 पाई न्यू सी।
2 पाई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो एक्सी के साथ रिश्ता आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और फिर ये ऐसे बनेगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ऐसा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्सी का आर के साथ कोई पूछे, सॉरी आर का फ्रीक्वेंसी के साथ पूछे तो आर वर्सेस न्यू, तो भाई फ्रीक्वेंसी का आर के साथ कोई वेरिएशन ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ तो हैंड इन हैंड गो करते हैं दोनों। वोल्टेज और करंट में कोई लीड लैग ही नहीं होता, तो अगर आप आर का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिश्ता बनाओगे भी तो रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी। ठीक है ना, तो तीनों ग्राफ को ना एक साथ भी देखा जाता है, पर वो ठीक है, आपने अलग अलग तीनों को देख लिया, बात एक ही है। ठीक है जी, तो ये काम की चीज थी। आइए यार मेन टॉपिक पर चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, इसे बोलते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। ये क्या होता है आपके सिलेबस में, यही है, पैरेलल एलसीआर नहीं है, ठीक है, सीरीज एलसीआर। एल आ गया, सी आ गया और आर आ गया, है ना, एल सी आर, यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों का सर्किट किसके साथ, एक एसी सोर्स के साथ। ठीक जी, एक एसी सोर्स के साथ। क्या है भाई कि वोल्टेज तो आप सभी को पता है कि वो होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, लेकिन जब एक सीरीज एलसीआर सर्किट होगा तो करंट का क्या होगा, करंट तो देखो चलो जाएगा जैसे भी जाएगा, मान लो यहां से करंट जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, वैसे आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऐसे 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 चलेगा, दोनों तरफ से जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो आपको पता कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो बच्चा क्या सोच लेता है बताए, बच्चा सोच लेता है कि सर अपने को अगर टोटल वोल्टेज पता करना है ना, तो इस पर जितनी गिरी, इस पर जितनी गिरी और इस पर जितनी गिरी, सीधा सीधा सबको सम कर दो, है ना, वोल्टेज जो गिरी इंडक्टर पर, वोल्टेज जो गिरी कैपेसिटर पर, और वोल्टेज जो गिरी रेजिस्टर पर, सबको सीधा सीधा ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये गलत तरीका है, ये काम नहीं करना। तो सर क्या करना, ये क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि जो वी आर है ना, वो तो चलो ठीक है, वो तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन आपको पता है एक बार वोल्टेज लीड भी करती है, एक बार लैग भी करती है। कब लीड करती है वोल्टेज, कब लीड करती है भाई, यहां देखो, यहां देखो, वोल्टेज लीड करती है इंडक्टिव सर्किट में, ये देखो साइन ओमेगा टी, करंट लैग कर रहा है ना, तो एक बार तो वोल्टेज लीड करेगी, है ना, और एक बार वोल्टेज लैग करेगी। जब इंडक्टर सर्किट होगा, यानी जब वीएल लेंगे हम, है ना, तो वी नॉट एक तरीके से साइन ओमेगा टी से कितना ज्यादा होती है, पाई बाय 2 आगे चलती है। मान लो करंट अगर ओमेगा टी है तो करंट से पाई बाय 2 आगे चलेगी वो, यस और नो। यानी इंडक्टिव सर्किट में, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है, लीड्स बाय पाई बाय 2, है ना, और एक कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज क्या करती है, वो तो सर लैग करती है बाय पाई बाय 2, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वैसे करंट के लिए लिखा था हमने, लेकिन अगर करंट ओमेगा टी हुआ तो वोल्टेज लैग कर रही है ना, तो ऐसे ही लिखा जाएगा उसको। तो ये क्या, ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसे बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें वोल्टेज लैग कर रही है, लैग्स बाय पाई बाय 2, इसमें कोई लीड लैग नहीं है, तो ऐसे में आप सबको सीधा सीधा रख के ऐड नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करेंगे, हम यहां पर वोल्टेज को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, फेजर मान करके, है ना, क्योंकि आप समझते हो कि यहां पर वोल्टेज वेक्टर तो नहीं है, वोल्टेज वेक्टर तो नहीं है तो स्केलर ही, लेकिन उसको फेजर मान करके काम करते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, आप वीआर रखोगे यहां पे, रेजिस्टर वाला रखोगे यहां पे, क्योंकि यहां पर कोई फेज एंगल, फेज डिफरेंस नहीं होता, तो ये 0 रहती है। अब ये 0 डिग्री आपके लिए, मतलब ये ओमेगा टी समझ लो आप, ये ओमेगा टी है, ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा, अगर ये ओमेगा टी है, सुनो, अगर ये ओमेगा टी है, इफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ओमेगा टी, ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कहां होता है, हां जी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कहां होगा, सर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ऐसे दिखाया जाएगा। और ये लीड कहां पर करती है, ये लीड करती है इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या करती है, लीड करती है। तो वीएल को ऐसे लिखेंगे हम, है ना, और ओमेगा टी से पाई बाय 2 लैग कौन करती है, ये तब करती है सर जब कैपेसिटिव सर्किट होता है ना, जब माइनस पाई बाय 2 लगाते हैं हम ओमेगा टी में, है ना, तब ये बेचारी क्या करेगी, तब ये बेचारी लैग करेगी, वीसी, है ना, क्या लिखते हैं इसको, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यहां लिखेंगे वी नॉट, वीएल इज इक्वल टू वी नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और यहां पर वी आर क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब बात को समझे, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको इन तीनों फेजर्स का सम लेना पड़ेगा, एंड दिस सम विल बी अ वेक्टर सम। तो जब भी आप टोटल वोल्टेज निकालोगे यानी वी नेट निकालोगे, हमेशा याद रखना कि इन दोनों की लड़ाई मचेगी, इसकी लड़ाई कभी नहीं होगी इन दोनों के साथ। तो इसको तो आप अलग ही लिखोगे, वी आर को तो आपने अलग ही लिखना है, वी आर का स्क्वायर अलग लिखा जाएगा, ठीक है ना। लड़ाई मचेगी इन दोनों में, वीएल या वीसी में, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। हो सकता है दोनों इक्वल भी हो जाए तो ये दोनों ही कट जाएंगे, फिर यही रह जाएगा, रेजिस्टिव सर्किट ही रह जाएगा। अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए, वो भी एक कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं उसको, जब ये दोनों इक्वल हो जाती है। अभी के लिए छोड़ो, अभी के लिए ये सोचो कि दोनों में से एक डोमिनेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो डोमिनेट कर रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी वी आर स्क्वायर लिखा ना आपने, तो वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ऐसा ही वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते थे क्या? अभी ये कैसे लिख रहा हूं मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला ऐसे बन सकता है इसका, जब इंडक्टिव सर्किट ना डोमिनेट करे, कैपेसिटिव सर्किट पर वोल्टेज डोमिनेट करे, तभी ऐसे लिखी जाएगी, वी आर स्क्वायर वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर अंडर द रूट। देखो वीसी माइनस वीएल होगा, क्योंकि वीसी बड़ा है, इस केस में वीसी बड़ा होगा वीएल से, और इस केस में वीएल बड़ा होगा वीसी से। इसको बोलेंगे इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, इसको बोलेंगे कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। यहां पे कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो कैपेसिटर वाली वोल्टेज ज्यादा आएगी, इंडक्टर करेगा तो इंडक्टर वाली आएगी, ठीक है ना। इसमें देख दो केस बनते हैं, बात को समझियो, यहां अब दो केस बनेंगे, ठीक है, टू केसेस। कौन कौन से दो केस भाई? या तो प्योर नहीं, या तो इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा, पूरी बात बता रहा हूं, ठीक है ना। या तो इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा, या फिर कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा। सही है ना। या तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा या फिर कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, दोनों में से एक चीज डोमिनेट करेगी। बात सही है? हां सर, बात तो सही है। तो अब सुन ध्यान से, अगर अगर तो इंडक्टर डोमिनेट करे, अगर तो इंडक्टर डोमिनेट करे, तो जो फेजर डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखियो ध्यान से। ऐसी छोटा सा बना के दिखा रहा हूं ताकि आइडिया लग जाए कैसे बनाना है, ठीक है ना। ऊपर कौन होता है सर? वीएल होता है। नीचे कौन होता है? वीसी होता है। मैं पूछ रहा हूं दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर वीएल बड़ा है। इंडक्टिव डोमिनेटिंग का मतलब वीएल बड़ा है वीसी से, ठीक है। तो ऐसे में मुझे एक बात बता, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इसको काट देगा, मतलब ये इसको ऊपर ले जा करके जो छोटा सा बच जाएगा बस वही रह जाएगा। मतलब मान ले वीएल जो है वो 10 वोल्ट है और वीसी जो है वो 3 वोल्ट है, तो नेट कितना आएगा? 7 ही वोल्ट आएगा। तो 7 वोल्ट कहां कहां बैठेगा? यहां कहीं बैठेगा वो, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, इस यहां से तो पूरा गया क्योंकि कैपेसिटर तो है ही नहीं, पूरा ही माइनस हो गया ना वो तो यहां जो रह गया ऊपर वो रह गया वीएल माइनस वीसी। बात को समझे आप? वीएल माइनस वीसी यहां रह गया। देखो वीएल पहले बहुत बड़ा था, वीसी कुछ था, तो वीएल में से वीसी हट गया तो ये बच गया, छोटा सा बच गया फेजर, ठीक है जी। तो इसका हमने नेट वोल्टेज निकालना है, तो बेटा दोनों को वेक्टर मानो और इनका वेक्टर सम कर दो, वेक्टर मानो और इनका वेक्टर सम कर दो, है ना। ऐसे ही लेते हैं ना भाई, रिजल्टेंट लेते हैं ना ऐसे, पता है कि नहीं? अबे ऐसे ही लेते हैं कि नहीं लेते रिजल्टेंट? ऐसे ऐसे, है ना। ये बन जाएगा वी नेट, ठीक है। तो वी नेट कैसे लिखा जाएगा? बोल बोल बेटा, वी नेट कैसे लिखेंगे? सर वी नेट लिखेंगे अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। यही लिखा था, देख मैंने यहां यही लिखा था, जब वीएल बड़ा हो तो, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो आपको ऐसे लिखना है इसको, ठीक। अब कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट अगर आया, यानी कैपेसिटर पर वोल्टेज ज्यादा है भाई, ठीक है, यानी कि वीसी बड़ी है वीएल से, तब फेजर कैसा बनेगा? देखो पहले नॉर्मल वाला बना के दिखाता हूं। देखो ये वी आर है, ये ऊपर वीएल होगा, और वीसी थोड़ा बड़ा हो गया भाई, बड़ी वोल्टेज है ना, तो नीचे में थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, बड़ी वोल्टेज है। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों आपस में कटेंगी, ये दोनों सबट्रैक्ट होंगी, बड़ी कौन सी है? वीसी। तो नीचे की तरफ कुछ ना कुछ बचा रहेगा, ऊपर वाला पूरा खत्म। यस और नो?
ऊपर वाला पूरा खत्म, नीचे वाला बचा रहेगा विच इज वीसी माइनस वीएल। ये रहा बेटा जी आपका रिजल्टेंट वी नेट। ठीक है, और वी नेट लिखोगे तो कैसे, वी नेट लिखोगे तो कैसे, हमने वी नेट पहले लिखा था वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर अंडर द रूट। यहां पर बस उल्टा कर देना है, वीसी माइनस वीएल कर देना है, तो वी नेट निकल के आ जाएगा। बोलो यार, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? कैसे वोल्टेज लिख रहे हैं, आया? अच्छा, इसका फेज एंगल भी निकालना है तो निकाल दोगे क्या? मान लो जैसे ये फाई है, यहां पर मान लो कि भाई ये फाई है, ठीक है ना, तो टेन फाई निकालना आ सकता है, टेन फाई, यहां भी टेन फाई निकालना आपको आना चाहिए। टेन फाई क्या होगा बेटा? पी बाय बी, तो वीएल माइनस वीसी डिवाइड बाय आर। यहां क्या होगा? वीसी माइनस वीएल डिवाइड बाय वी आर। डन है? इसमें एक लास्ट चीज जो बच गई है वो है इंपिडेंस ऑफ द सर्किट निकालना। देखो, इंपिडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इंपिडेंस? इंपिडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस कितनी ऑफर कर रहा है एक सीरीज LCR। यहां लिख देता हूं, टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सीरीज LCR when connected to AC सोर्स। अब इस बात को समझो, इंपेडेंस का मतलब असल में रेजिस्टेंस ही है, इसकी भी यूनिट ओम ही है। Z से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में लाइन लगा दी प्यारी सी, ठीक है ना, इसकी भी यूनिट ओम ही है। तो यहां पर हमारे पास तीन, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर अप्लायंसेज है। तीन डिवाइसेज है अपने पास, एक L है, एक C है, एक R है। बेटा VL होता है I टाइम्स XL, VC होता है I टाइम्स XC और VR होता है I टाइम्स R, है ना बेटा? ये जो XL था, याद करो, यहां लिखता हूं, ये जो एक्सेल था ये क्या था सर? ये जो एक्सेल था ना, ये था ओमेगा एल, और जो एक्सी था वो क्या था? 1 बाय ओमेगा सी, और आर तो आर ही रहेगा। सही? हमें पता है कि हमने जब वीनेट निकाला, अभी आ जाओ एक छोटी सी डेरिवेशन कर लें। हमने जब वीनेट निकाला तो हमने लिखा वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब कोई भी पहले कोई बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ गया है बेटा? क्या मैं VR को IR लिख सकता हूं? हां। क्या VC को IXC लिख सकता हूं? हां। और VL को IXL लिख सकता हूं? हां। आओ पुट करता हूं, और VNET को भी लिखूंगा IZ। भाई टोटल वोल्टेज जो होगी वो टोटल करंट इनटू में इंपेडेंस ही तो होगी ना, तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूं IZ। ध्यान से समझना, I इंटू इंपिडेंस, यही तो टोटल ऑपोजिशन है ना भाई, इज इक्वल टू अंडर रूट में VR की जगह पर लिखूंगा मैं IR का स्क्वायर प्लस VL की जगह पर लिखूंगा I XL माइनस I XC का स्क्वायर। डन है? ठीक। अब सुन, तुझे बात पता है कि यहां से भी I का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी I का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यानी I बाहर आ जाएगा सीधा सीधा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि दिस बिकम्स IZ इज इक्वल टू अंडर रूट में I का स्क्वायर तो है ही है, हां, R स्क्वायर है, यस, XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, हां, और I का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो भैया I ही बन जाएगा, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, आई जेड, आई से आई कट गया बेटा, इंपिडेंस निकल करके आ गई। ये फॉर्मूला नहीं भूलना आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इंडक्टिव डोमिनेटिंग रहेगा, इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो फिर ये लगाना, कैपेसिटर करेगा तो बस इसको आगे पीछे कर देना, ये इंपिडेंस निकल के आ गई। सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है जो तूने अभी अभी पढ़ी थी ना, कि भाई दोनों में से कोई एक डोमिनेट कर रहा है, तो ये आर है ना, और ये एक्सएल माइनस एक्सी आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया, एक्सएल माइनस एक्सी यहां रिप्रेजेंट हुआ, ये इनका Z है, दिस इज Z, ठीक है ना, दिस इज Z, ये Z है, ये Z है, ठीक है ना। Z क्या आ गया, आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बीच वाला हाइपोटेनस, ठीक है। इसका भी आप फाई कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, tan फाई क्या बनेगा, tan फाई P बाय बी बनेगा, P क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी है, डिवाइड बाय आर, भूलना नहीं इसको भी, इस फॉर्मूले को भी भूलना नहीं भाई, ठीक है ना, काम आएंगे। चलिए अब भाई इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो है रेजोनेंस की कंडीशन। आओ समझो ये रेजोनेंस कैसे होता है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर के अंदर रेजोनेंस क्या चीज होती है, देखो रेजोनेंस एक स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं। सर इससे क्या होगा, एक्सएल एक्सी इक्वल हो गए तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम वोल्टेज जैसी लगाते हैं उसके हिसाब से हमें बहुत तेज करंट मिलना चाहिए, मैक्सिमम पीक करंट आना चाहिए हमारे पास, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को रेजोनेंस बुलाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सएल एक्सी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, पर क्यों, आओ सुनो, जब एक्सएल एक्सी इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे या एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, दोनों ही केस में क्या आने हैं, वो जीरो आने हैं। बेटा इक्वल हो जाएंगे तो जीरो आएंगे ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 माइनस 5 जीरो, ये भी ऐसा ही है जीरो। इससे क्या होगा, इससे ना इंपीडेंस पर बहुत फर्क पड़ता है। सर इंपीडेंस होती है आर स्क्वायर प्लस या तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर या एक्सी माइनस, कोई भी ले सकते हो आप, है ना। अब इन दोनों का माइनस करके ही जीरो आ गया। बेटा जब ये जीरो आ गया, ध्यान से देखियो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर ही तो रह गया, यहां तो जीरो का स्क्वायर ही है ना, तो दिस बिकम्स अंडर रूट आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर के बराबर। यानी जब भी रेजोनेंस होती है ना, इंपीडेंस आर के बराबर होती है। बोले तो जो सर्किट एलसीआर है, जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, इट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहां से अपने को यह पता चलता है, दिस सर्किट नाउ बिहेव्स एज, ये रेजोनेंस की स्पेशल कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन पर ये जो सर्किट है अब ये बिहेव करेगा लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझ गए ना, अब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना चालू कर देगा भाई साहब। एक्सएल और एक्सी के इक्वल होते ही जेड आर के ही बराबर आ गया। अब बेटा जेड अगर आर के बराबर आ गया तो सीधी सी बात है कि वोल्टेज पीक मारेगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि वी नेट जो होता है वो आई नेट इंटू जेड है, ठीक। तो जब v इज इक्वल टू आई आर है ना, ये है ना, तो v के डिवाइड में जब z चला जाएगा तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि z बहुत कम हो चुका है अब, है ना। z क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। इंपीडेंस जो है वो सिर्फ r रह चुकी है, एक्सएल माइनस एक्सी गया, तो z जो है वो किसके बराबर, r के बराबर, यानी z बहुत कम हो गया, तो आई नेट क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर्किट में। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, एम्पलीट्यूड करंट का एकदम से पीक मारेगा, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये रेजोनेंस कंडीशन आएगी कब, मैंने आपको बताया एक्सएल एक्सी को इक्वल करके। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये निकालनी होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू आर लिखते हैं। कैसे आएगी ये देखो, एक्सएल एक्सी हो रहे हैं बराबर, हां जी,
एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ωc। ओमेगा ले जाओ ऊपर, एल ले आओ नीचे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा निकल के आ गया 1/√LC। ओमेगा इज नथिंग बट 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC। 2π चला गया नीचे तो न्यू निकल के आ गया 1/2π√LC। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है भाई, तो इसको मैं न्यू आर लिखूंगा। ठीक है, बहुत इजी है फॉर्मूला, आप चाहो तो इसको याद ही कर सकते हो। एक टॉपिक अपन और भी पढ़ेंगे इसके अंदर जिसको बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? देखो बात को समझना बेटा, जब भी कभी रेजोनेंस होती है ना, रेजोनेंस वाली कंडीशन बैठेगी ना, तो हमेशा क्या होगा कि ये एम्पलीट्यूड हमेशा पीक करेगा। किसका एम्पलीट्यूड है ये बेटा करंट का एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, ये करंट क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या मारेगी, पीक मारेगी। ठीक है ना, तो ये जो पीक करंट होता है, क्या हम इसको आई नॉट लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है ना, और ये किसी पर्टिकुलर ओमेगा आर पर आता है। ओमेगा आर क्या है भाई? यही रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की तो बात हो रही है, मतलब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा एक बात और सुनो, तो बैंडविड्थ क्या चीज है? ये तो ठीक है कि ओमेगा आर जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ही रेजोनेंस पहुंचेगी, एकदम करंट जो है वो शूट मारेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है ना, लेकिन जब करंट आई नॉट बाय √2 पर होगा, बोले तो आई आरएमएस पर होगा, तो आई आरएमएस पर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही पॉइंट, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहां पर एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको बोलते हैं ω1, यहां एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको बोलते हैं ω2, और दिस इज द बैंडविड्थ, यहां से लेकर यहां तक पूरी। सर इसको बैंडविड्थ क्यों कहा जा रहा है? बेटा इसको बैंडविड्थ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां तक भी ना आपको ठीक ठाक सिग्नल मिलता है, ठीक ठाक करंट की वैल्यू आपको इसके बीच में मिलती है। इससे नीचे जाओगे तो करंट की वैल्यू बहुत गिर जाएगी। इससे पीछे की फ्रीक्वेंसी में जाने पर, इससे आगे की फ्रीक्वेंसी में जाने पर आपको बहुत ज्यादा करंट का वैल्यू नहीं मिलने वाला, करंट बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। जितना अगर मैं यहां चला गया करंट की वैल्यू और गिर गई, यहां आ गया तो भी देखो करंट की वैल्यू और गई, यहां आ गया तो भाई बिल्कुल ही खत्म हो गई करंट की वैल्यू, देख रहे हो आप। तो आपको जहां तक आरएमएस वैल्यू मिल रही है वहां तक का पूरा हिसाब किताब जो फ्रीक्वेंसी का होता है, वो पूरा बैंड जो फ्रीक्वेंसी का है कहलाता है बैंडविड्थ। ठीक है ना, अब ये बैंडविड्थ कैसे लिखा जा रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये ओमेगा आर है, 0 से स्टार्ट करते हैं, ये ओमेगा आर है, 0 से ये ओमेगा आर है, ये ω1 है, तो ये कितना हो गया सर? ये डिफरेंस हो गया, इसको डेल्टा ओमेगा कह सकते हैं हम। और डेल्टा ओमेगा स्टैंड्स फॉर बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है? ओमेगा आर, छोटी कौन सी है? ω1। सिमिलरली यहां से यहां तक ω2 बड़ी है, यहां से यहां तक ओमेगा आर बड़ी है, तो इसको भी मैं डेल्टा ओमेगा कह सकता हूं। यानी ये टोटल मिला के क्या बन गया? ये टोटल मिला के ऐड जब होगा तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। इसे कहते हैं बैंडविड्थ, 2 डेल्टा ओमेगा को। समझ गए ना, डेल्टा ओमेगा ये भी है, डेल्टा ओमेगा भी है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। समझ गए ना, ये भी डेल्टा ओमेगा, यानी सेम ही होते हैं दोनों। ये यहां लिखेंगे ω2 माइनस ओमेगा आर। क्लियर बात? दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, है ना, तो दिस बिकम्स 2 डेल्टा ओमेगा। इसी को बुलाते हैं बेटा बैंडविड्थ। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। पहले ये सब पे बहुत सवाल आते थे, अब आजकल आने बंद हो गए क्वालिटी फैक्टर। इसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, क्यू वैल्यू। ठीक है ना, क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो क्यू वैल्यू का मतलब होता है, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि कितनी बैंडविड्थ है। अच्छा हाँ, एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला और भी सुन लो, इसका एक फॉर्मूला और भी है बैंडविड्थ का बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं R/L। ऊपर रख रहे हैं रेजिस्टर को, नीचे रख रहे हैं इंडक्टर को, R/L ये भी आता है। डेरिवेशन ऐसा नहीं है इसकी, सीधा सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि क्वालिटी फैक्टर सुनो जरा क्या होता है। देखो क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है
यानी क्यू वैल्यू का मतलब होता है किसी भी सर्किट की क्यू वैल्यू या क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस पे डिपेंड करता है कि ग्राफ कितना शार्प है, ठीक है ना, शार्पनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितनी बैंडविड्थ है। तो बेटा जो क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही है यानी क्यू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड शार्पनेस। शार्पनेस फाइंड करवाता है अपने को, मीनिंग क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर मतलब ऊपर रखेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको बैंडविड्थ से, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर होती है और बैंडविड्थ होता है 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक, बढ़िया। आइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से एलसीआर पर। कह रहे डिटरमाइन द इंपेडेंस ऑफ अ सर्किट सीरीज एलसीआर ऑफ द रिएक्टेंस इतना और अच्छा रिएक्टेंस ऑफ सी यानी एक्सी दिया हुआ और एक्सएल दिया हुआ है। लो भाई क्या क्या गिवन है, एक्सी गिवन है 250 ओम और एक्सएल गिवन है 220 ओम और आर गिवन है आपको 40 ओम, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना है, इंपेडेंस यानी जेड निकालना है बेटा, अंडर रूट में ले जाएंगे आर स्क्वायर प्लस दोनों में से बड़ा कौन है सर, एक्सी बड़ा है, बस एक्सी को पहले लिख एक्सएल को बाद में लिख का स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो अंडर रूट आर क्या है बेटा 40 का स्क्वायर प्लस एक्ससी क्या है, एक्ससी है सर 250 माइनस में 220 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 30 आ जाएगा बेटा, तो 50 आंसर आएगा निकल करके, है ना। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर निकल के आएगा 50 ओम आंसर, ठीक है जी। ये देखो 50 ओम आंसर है। आइए पावर पर चलते हैं। देखो एसी सर्किट के अंदर पावर की भी वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आइए समझते हैं पावर क्या होता है। देखो पावर असल में एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, मतलब एवरेज पावर निकाली जाती है कि कितनी पावर कंज्यूम हुई है किसी भी एसी सर्किट के अंदर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो वी आर एम एस, कोई डेरिवेशन की खास जरूरत नहीं है इसके अंदर, वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई, ठीक है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अभी जो कॉस फाई लिखा हुआ है भाई, इसको कॉस फाई को बुलाते हैं पावर फैक्टर, इसको बुलाते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर होता है यानी कॉस फाई होता है आर बाय जेड। एलसीआर सर्किट है तो आर बाय जेड, ठीक है ना। तो इसमें एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि रेजोनेंस पर क्या होगा। तो एट रेजोनेंस, सुनो, एट रेजोनेंस आपको पता है इंपीडेंस खुद ही आर के बराबर होती है, हाँ या ना। रेजोनेंस पर तो जेड ही आर के बराबर होता है, तो कॉस फाई वहां पर क्या आ जाता है, आर बाय आर काटेंगे तो 1 आएगा, समझ गए ना। तो कॉस फाई इज 1, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पावर फैक्टर 1 होता है जब रेजोनेंस हो जाती है, तो इतना बहुत है, ठीक है जी। ये देखो पावर फैक्टर की बात कर रखी है, ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड, ठीक है। ये z की पूरी वैल्यू भी यहां पर दे रखी है, बाकी थ्योरी लिखी हुई है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई लास्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना भाई। ट्रांसफॉर्मर जैसे आपको पता है हर चैप्टर के एंड में कोई ना कोई डिवाइस आपको पढ़ाया ही गया है ना। तो इसके अंदर लास्ट में जाकर के ट्रांसफॉर्मर आता है, बहुत सिंपल है, सुनना। देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इस तरीके से एक लैमिनेटेड कोर लगाया जाता है, कोर होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा समझ लो। क्यों लगाते हैं फेरोमैग्नेटिक, ताकि इसी के अंदर फ्लक्स रहे, फ्लक्स निकल के बाहर ना जाए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इस तरफ प्राइमरी कॉइल लपेट दिया, उस तरफ सेकेंडरी कॉइल लपेट दिया, ठीक है ना। जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगी, इतना तो समझते हो। जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस तरफ वोल्टेज भी क्या आएगी भाई, ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो इधर सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपको दिख रही है ज्यादा, 1 2 3 4 5, यहां कितनी है 1 2 3 4। तो कम वोल्टेज से हम ज्यादा वोल्टेज बनाएंगे, ट्रांसफार्मर का काम ही यही है। ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, या तो स्टेप अप लेके जाएगा या स्टेप डाउन लेके जाएगा। देखो कह रहा है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एन एसी करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट एट हाई वोल्टेज। देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज लेके जाने का काम, या फिर इसका वाइस वर्सा हाई से लो लाने का काम भी इसका है। अब जो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो दोनों में क्या अंतर है मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल होगा ना, प्राइमरी टर्न्स होंगे ना, वो हमेशा कम होंगे,
सेकेंडरी वाले से, क्योंकि उसको ज्यादा टर्न में ज्यादा वोल्टेज कन्वर्ट करवानी है। इसीलिए स्टेप डाउन जो होगा उसकी खासियत यह है, स्टेप डाउन की खासियत यह है कि वहां पर सेकेंडरी वाली जो कॉइल होगी ना वो कम होगी, प्राइमरी वाली कॉइल को क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल समझ लो क्या है। देखो कोर टाइप दो तरह का होता है, एक शेल टाइप, एक कोर टाइप। ठीक है ना। कोर टाइप के अंदर बीच में खाली रखते हैं, इधर इधर वाइंड करेंगे और फ्लक्स ऐसे ऐसे होता हुआ जाएगा। यहां पे फ्लक्स जनरेट होगा, ऐसे फ्लक्स जनरेट हुआ और फ्लक्स ऐसे घूमता 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 यहां तक पहुंचेगा, इधर तक पहुंचेगा। ठीक है ना। तो एक के अंदर वोल्टेज चेंज करी, उससे चलता चलता फ्लक्स दूसरे तक पहुंचेगा। एक तरीके से क्या ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है क्या, वही है। और देखो ये बहुत अच्छी होती हुई कपलिंग कितनी अच्छी है। यहां पर कपलिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था, है ना। तो यहां पे कपलिंग कितनी अच्छी है, देखो यहां पे चेंज आएगा अगर तो तुरंत चेंज इसके अंदर भी वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर ज्यादा बढ़िया माना जाता है। खैर प्रिंसिपल सबका सेम है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू, जब एसी करंट पास होगा इसमें से तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा लगातार लगातार लगातार। तो इसमें भी वो चेंज आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है ना। टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल्स एंड इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप इन द अदर कॉइल, दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है ना। कह रहा टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर जनरली, कोर टाइप, शेल टाइप, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक। अब देखो भाई अंदर की बात समझो क्या है। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि एक तरफ आपने ईएमएफ दी है E1, मान लो आपने E1 ईएमएफ दी है, उसी का फ्लक्स चल करके दूसरे में गया है, इधर से भी गया होगा, जब पलटेगा तो करंट, है ना भाई। तो जो दूसरे में, दूसरे कॉइल में, प्राइमरी कॉइल ये है, सेकेंडरी कॉइल ये है। सेकेंडरी कॉइल में जब ईएमएफ पहुंचेगा तो यहां पर भी ईएमएफ पैदा होगी भाई, E2 बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये E1 प्राइमरी वाली, E2 सेकेंडरी वाली। ठीक है। आप जानते हो चाहे E1 हो चाहे E2, ये होती हमेशा d∅dt ही है, यानी फ्लक्स का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना। लेकिन ये डिपेंड करता नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी, यानी अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये और बेनिफिट देगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ईएमएफ उतनी बढ़ जाएगी, है ना। तो यही प्रिंसिपल यहां पर मेन काम करता है भाई। स्टेप अप बनाना होता है तो सेकेंडरी साइड पर टर्न ज्यादा रखते हैं ताकि ईएमएफ वहां ज्यादा आए, और स्टेप डाउन बनाना होता है तो सेकेंडरी साइड पर टर्न्स कम रखते हैं ताकि वहां पे कम ईएमएफ आए। एन के प्रोपोर्शनल वाली कहानी समझ, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेगा तो ईएमएफ ज्यादा आएगी, जिस भी तरफ रख ले चाहे, ये कहानी है। ठीक है ना। देख E1 प्राइमरी कॉइल की हो, सेकेंडरी कॉइल की हो, फॉर्मूला सेम ही है, N1 आ गया N2 आ गया, दोनों को डिवाइड दे दिया। उसके बाद डिवाइड देने के बाद देख d∅dt से d∅dt कट गया, क्योंकि फ्लक्स हम ये मान रहे हैं कि सारा का सारा पहुंच गया वहां पे। अब ऐसे सारा नहीं पहुंचता, ये बात सही है, लेकिन एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा ही माना जाता है कि सारा का सारा फ्लक्स वहां पहुंच गया, सारा का सारा पहुंच गया। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला विच इज टू बी यूज्ड, ये मेन फॉर्मूला जो आप यूज करोगे। ठीक है ना। E2/E1 N2/N1 एक ही बात है, जैसे मर्जी याद कर लो आप इसको। ठीक है। यही बात ट्रांसफॉर्मर की दी हुई। देखो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, मैंने आपको समझा दिया। स्टेप अप के अंदर बाद वाले टर्न ज्यादा होंगे पहले वाले से, स्टेप डाउन के अंदर बाद वाले टर्न्स कम होंगे तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा, टर्न्स कम तो ईएमएफ कम, सीधी बात। ठीक है। अच्छा अब बात आती है करंट की। करंट के साथ क्या होगा, देखो यार इतना समझो कि अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर आपने मानना है। हम ये मानते हैं पावर लॉस कोई हुआ ही नहीं, वैसे पावर लॉस हमेशा होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडियल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, है ना भाई। आइडियल कुछ भी नहीं है। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल मानते हैं। मानोगे तो फिर पावर को कैसे लिखते हैं भाई, पावर होती है VI यानी कि EI, बात एक ही है। तो देखो E1I1 E2I2, सही है। अब इनका रेशियो अगर आप निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ईएमएफ का रेशियो तो एन के हिसाब से ही है, लेकिन करंट नीचे आया हुआ है। देखो आया हुआ है ना, करंट नीचे है। अरे ऐसे देखो ना, इसको मैं चलो अपने हाथ से करके दिखाता हूं आपको। देखो आप जानते हो कि आप ये पढ़ चुके हो E1/E2 N1/N2 के इक्वल होता है, करेक्ट। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं, वो डिवाइड करके जो आया था, है ना, d∅dt से d∅dt कट गया था, वहां से आया था। ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जितना इनपुट पावर है उतना ही आउटपुट पावर है, किसके लिए, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो E1I1 E2I2 के बराबर होगा, यस।
तो E1 बाय E2 जब बेटा तू लिखेगा तो ये I2 बाय I1 के बराबर नहीं आ गया क्या? हो सर ये क्या हो गया, E2 नीचे I1 यहां, हाँ तो जो E1 बाय E2 है बेटा इसके उल्टे रेशियो में करंट रहेगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि E1 बाय E2 N1 बाय N2 के बराबर, लेकिन I2 बाय I1 के बराबर, यानी EMF इज प्रोपोर्शनल टू N बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ही होता है, ठीक जी। तो यही बात देखो यहां लिखी हुई है, यहां I1 है तो 1 1 यहां है, यहां 2 है तो यहां नीचे 2 है तो करंट के साथ उल्टा खेल चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं है तो उसकी कुछ एफिशिएंसी निकाली जाती है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर ये आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ है यार, मोटर वोटर की एफिशिएंसी निकालते हो, हर मशीन की एफिशिएंसी ऐसी आती है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू में 100 परसेंटेज के अंदर आंसर निकल करके आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर क्योंकि आइडियल नहीं होता तो उसके अंदर बहुत सारे लॉसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सबसे पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब होता है कि जब वायर्स में करंट चलता है तो कुछ हीट पैदा होती है, देखो लिखा हुआ है सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स, ठीक है ना। कॉपर वायर की हीटिंग होगी तो उससे पावर लॉस होना लाजमी है, पहला पावर लॉस यहां होता है। दूसरा है एडी करंट आना। एडी करंट मैंने आपको छठे चैप्टर में इससे पहले पढ़ाया था, यहां पर भी वो आएगा, क्योंकि जो कोर है, लैमिनेटेड कोर देखा था ना अभी, ये वाला, ये कोर आपने देखा था, इस कोर के अंदर जब करंट चलेगा तो छोटे छोटे भंवर बनेंगे, छोटे छोटे एडीज बनने चालू हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को, छोटे छोटे एडीज ये करते हैं, ये भी हीट लॉस करेंगे, ये भी हीट लॉस करेंगे। तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, पावर का लॉस आना लाजमी है, आप बच नहीं सकते उससे, एडी करंट्स की वजह से भी हीट का लॉस आएगा, है ना। लिखा है देखो, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर व्हिच लीड्स टू सम एनर्जी लॉस, फिर से कुछ एनर्जी लॉस होएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बचे, कैसे बचाएं, सबको बचाना सीखेंगे जिसको जितना बचा पाएंगे, ठीक है ना। तीसरा आता है हिस्टेरिसिस लॉस। ये क्या होता है सर हिस्टेरिसिस लॉस? देखो हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब होता है, आपने मान लो एक रबड़ को खींचा, छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, एक समय ऐसा आएगा कि वो ढीला पड़ जाएगा, वो कहेगा भाई अब मत खींच मुझे, अब मेरा टाइम आ लिया, अब तूने और खींचा तो मैं गया भाई, मैं टूट जाऊंगा, गल जाता है रबड़, है ना, खिंच जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बेसिकली खो जाती है। कुछ ऐसा ही बेटा मटेरियल्स के साथ भी होता है, जब वो बार बार मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड होते रहेंगे, तो यानी आपने एक बार ऐसा करंट चालू किया, फिर उल्टा चालू किया, एक बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर एक टाइम आएगा जब जो मटेरियल होगा ना यूं बैठ जाएगा, बोलेगा अब नहीं हो रहा मैग्नेटाइज, कर ले जो करता हो, तो उस केस में हिस्टेरिसिस लॉस देखने को मिलता है। लिखा है एसी कैरीज आयरन कोर थ्रू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, वर्क इज डन इन ईच ऑफ द साइकिल्स एंड इज लॉस्ट इन हीट, ये भी हीट के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है ना। तो कैसे मिनिमाइज करेंगे आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर एक आता है फ्लक्स लीकेज, इससे भी बचना मतलब बहुत कठिन है। आपको मैंने बताया था यहां से फ्लक्स जनरेट हुआ, घूमता 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 यहां तक जाएगा, उसके लिए फेरोमैग्नेटिक कोर हमने रखा हुआ है, लेकिन कितना ही कामयाब होगा वो, कुछ फ्लक्स लीक भी करता होगा बस। पांचवा है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस का मतलब होता है, देखो जब भी किसी लोहे की चीज में से फ्लक्स चलेगा, करंट चलेगा, बेसिकली फ्लक्स चल के कहीं से कहीं जाएगा, है ना, तो आपने कभी सुना होगा कि बहुत तेज ट्रांसफार्मर में से ये वाली आवाज आती है। अब ये वाली आवाज आने का मतलब साउंड के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है ना, क्या कर लोगे आप, होएगी तो होएगी, तो एनर्जी यहां भी लॉस होती है, समझ रहे हो ना कितनी जगह पर एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर बेचारा फूक जाता है। आप सुना होगा ट्रांसफार्मर फूक गया है जी, क्या करें जी, क्या करें, कैसे करें, है ना। आइए एक बार समझते हैं कि कैसे बचा जाए। देखो कॉपर लॉस से बचना है तो मोटी वायर का इस्तेमाल करो, एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, देख लिखा हुआ थिक कॉपर वायर को यूज करो, ठीक है। एडी करंट से बचना है तो बेटा कट लगाओ बीच बीच में, एडी करंट से बचने के लिए कटिंग करनी पड़ती है। जैसे यहां पर देखो लैमिनेटेड कोर बना रखा है और बीच बीच में उसमें कट्स बना रखे हैं, दिख रहे हैं आपको ये कट्स, ये कट्स 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 दिख रहे हैं, ये कट्स बनाए जाते हैं ताकि एडी करंट बढ़े नहीं, एडी करंट जो है वो यहीं का यहीं रहे, अगले वाले पत्ती में वही रहे, अगले वाले पत्ती, और साथ ही साथ लैमिनेटेड कोर बनाया जाता है। लैमिनेशन क्यों करी जाती है सर, क्या होती है लैमिनेशन? बहुत सिंपल है, एक लोहे की प्लेट है, दूसरी लोहे की प्लेट है, मान लो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल है ना दोनों, उनके बीच में लैमिनेशन डाली जाती है। ये क्या होता है, इंसुलेटेड फ्लूइड हो सकता है,
वो इंसुलेटेड शीट हो सकती है बीच में, जिसमें कि यहां से करंट यहां ना जाए, फिर यहां लगा दी जाएगी ताकि यहां से, मतलब इनमें करंट यहां से 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 जाना बंद हो जाए। जो इसका करंट है वो इसी में घूमेगा, एडी। तो एडी लॉसेस से ऐसे बचा जा सकता है कि करंट आगे ट्रांसफर ही ना होने दो, बीच में इंसुलेशन लगा के रखो। लिखा ना, लैमिनेटेड लोहे का कोर यूज करो आप, ठीक है। हिस्टेरिसिस से कैसे बचें भाई, इसका एक ही तरीका है कि ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका हिस्टेरिसिस कर्व ठीक हो। अभी एक हिस्टेरिसिस कर्व आता है, पहले सिलेबस में था, कट चुका है, वो इसी चैप्टर में था, नहीं इससे पिछले चैप्टर में था, वो कट चुका है, लेकिन अब छोड़ दो, अब गया तो गया, ठीक है ना। अब आप ये समझ लो कि ऐसा मटेरियल लो जिसका हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, बस इतना समझ लो, ठीक है। फ्लक्स लीकेज के लिए क्या करें, कपलिंग अच्छी करो, फ्लक्स लीक ना हो उसकी कपलिंग अच्छी करो, देखो वाइंडिंग अच्छी करो भाई, है ना, ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग कर दो, ऐसा लिखा हुआ है। हमिंग लॉस से भाई साहब बचना बहुत मुश्किल है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये आवाज आपको सुनाई देगी, तो मधुर संगीत सुनते रहिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। वहां से गाड़ी लेके आगे निकल जाओ बेटा, यही इलाज है। हमिंग साउंड से आप बहुत मुश्किल है बचना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब हमिंग साउंड आएगी तो सही है ना, आपको सुनाई ना दे वो बात अलग है, मतलब आप साउंड प्रूफिंग कुछ लगा दो तो वो बात अलग है, लेकिन साउंड आ तो रही है ना। साउंड प्रूफिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि साउंड रुक जाएगी, आपस में प्लेटें टकरा तो रही है ना, ये तो हो रहा है ना, वो आपको, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे वो बात अलग है, पर वो हो तो रही है ना, तो लॉस है। आइए, कह रहा प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर के 100 टर्न्स है, तो ये N1 ले लिया, ठीक है। और कह रहा है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसका 100 है, ओके। कह रहा है इनपुट वोल्टेज और पावर जो है वो 220 और 1100 वाट है, ठीक है ना। तो ये इनपुट वोल्टेज है जी, ठीक है ना, इसको E1 ले लो, और ये क्या है, पावर है, इनपुट पावर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसको आपने क्या ले लिया, पावर इनपुट, पावर आउटपुट वैसे भी सेम ही होता है। तो आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे सेकेंडरी में, करिए भाई ट्राई। तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी में, बहुत ईजी है, ये पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि दोनों टर्न्स का रेशियो कितना है, N2/N कितना कितना दिया हुआ है भाई, 100 दिया हुआ है, बस यहां से हम सेकेंडरी के अंदर कितने टर्न्स है वो निकाल लेंगे। प्राइमरी के टर्न्स कितने, 100 है, तो यहां से N2 इज इक्वल टू 100 N1, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया बेटा, इतने सारे टर्न्स हैं, 10,000 टर्न है, ठीक है जी। फिर आता है भाई करंट इन द प्राइमरी सर्किट, यानी आईपी कितना है। बेटा आईपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आईपी निकालने के लिए सबसे सही चीज है यहां पर, एक तो आपको दिया हुआ है प्राइमरी है ना, मतलब I1 निकालना है ना आपको, तो I1 के लिए सबसे सही है कि आपको E1 भी दिया हुआ है और इनपुट पावर भी दी हुई है ना। तो PI मतलब P1 इज इक्वल टू E1 और I1, है ना। I1 निकालना है, P1 कितना दिया हुआ है 1100, E1 कितना दिया हुआ 220, और I1 निकल के यहां से आ जाएगा 1100 बटा 220, ठीक है ना। ये 2 से गया, ये 10 से गया, 5 एम्पियर निकल के आ गया, 5 एम्पियर, है ना, यही है ना, 5 एम्पियर है ना, ये 5 एम्पियर, ये 10,000। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है, अरे फिर कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बताओ, तो V2 बता दो। हाँ जी, V2 यानी कि E2 बता दो। E2 कैसे आएगा, E2 कैसे आएगा, N2/N1 का रेशियो आपको दिया हुआ है ना, बस E2/E1 होता है N2/N1, और वो आपको दिया हुआ 100। E1 कितना गिवन है भाई 220, 220 को ले जावा मल्टीप्लाई कर दे, आया कि नहीं आया, 220 इंटू 100 करेगा 22,000 वोल्ट आ गई। स्टेप अप कर रहे हैं मतलब, है ना, इसका मतलब ये हुआ स्टेप अप कर रहे हैं। करंट इन द सेकेंडरी, अरे यार कितनी बार एक ही काम करवाएगा भाई, आपको पता है N2/N1 का रेशियो 100 है, हाँ जी, N2/N1 का रेशियो 100 है, करंट उसके उल्टे रेशियो में होता है, यानी I1/I2 100 है। तुझे I2 निकालना है तो 100 को नीचे ले जाएगा, I1 कितना दिया हुआ था, I1 हमने निकाला था ना 5 एंपियर था, तो I2 निकल आएगा 5/100, यानी 0.05 एंपियर। देख रहे हो करंट को गिरना पड़ता है,
अगर पावर को सेम रखना है, वोल्टेज को स्टेप अप करना है, तो करंट को गिरना पड़ेगा। देखो करंट गिर गया, 0.05 हो गया, बहुत कम हो गया करंट, है ना। फिर पावर इन द सेकेंडरी भी निकाला जा सकता है बेटा, ठीक है ना। पावर 2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, I2 और E2 चाहिए। I2 है 0.05 और E2 दिया हुआ है कितना भाई साहब, E2 कितना है भाई साहब, 22,000 वोल्ट है। अरे आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, सेम होगी, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। P2 इज इक्वल टू P1 ही होगा, और P1 दिया हुआ है 1100, तो ये भी होगा 1100। ये देख 1100 है, 0.05, सारी वैल्यूज अपनी ठीक है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, मैं ले आया आपके लिए कि एसी की डीसी के ऊपर एडवांटेज क्या है। देखो एसी जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता है प्रोड्यूस करना। डीसी प्रोड्यूस करने में रेयर अर्थ मेटल्स बहुत सारे यूज होते हैं, तो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉब्लम होगी उससे। अल्टरनेटिव वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप हो सकती है, स्टेप डाउन हो सकती है। डीसी के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन का कोई चांस ही नहीं है। एसी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ चोक कॉइल। चोक कॉइल पहले सिलेबस में था, आप कट गया है, ठीक है। तो इसलिए कोई वेस्टेज नहीं होती है। बेसिकली आप ये समझ लो करंट को बढ़ाया घटाया जा सकता है। कह रहा है इसको दूर तक लेके जाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, बहुत ज्यादा पावर लॉस नहीं होता, ठीक है ना। एसी को इजीली डीसी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, उल्टा करना बहुत मुश्किल है। एसी मशीन्स और सिंपल होती हैं, रोबस्ट होती हैं, एंड डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन ड्यूरिंग देयर यूज, ठीक है ना। डीसी में क्योंकि पावर हाई यूज होती है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है मशीनों को। मेरी तरफ से इस डिटेल्ड लेक्चर के अंदर, अब आप इसको आप रिवीजन वन शॉट नहीं कह सकते, मैंने इसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है भाई, ठीक है। आप अब सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज पर नोट करो और सवाल लगाने चालू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बताओ सवाल कैसे नहीं हो रहे भाई, हर एक सवाल उखड़ेगा, क्योंकि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो, बस यही है। तो एक फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखो, एसी चैप्टर के खासकर, और सीधे सीधे यूज करने चालू कर देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नोट्स चाहिए या कोई भी अपडेट मेरी लाइफ से रिलेटेड भी अगर होता है तो मैं यहां पर देता रहता हूं उसको, ठीक है ना। जो मेरे दिल की बातें होती है वो मैं लिखता रहता हूं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना बहुत है, हम लोग आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बहुत छोटा सा होगा, EM वेव्स नाम है उस लेक्चर का, ठीक है। तो पढ़ लेंगे उसको भी यार। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।